नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है लाइव, और आज बात करने वाले हैं सर्कल्स के बारे में। तो सेशन डिले करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं सर्कल्स की। और आज ये हमारा सर्कल्स सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बस एक आखिरी टॉपिक बच रहा होगा कल का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड आई गेस इसी हफ्ते आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो रहा है, तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स आपका बच रहा है, फिजिक्स आपका चलता रहेगा और तेजी से उसको कराने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके लिए एक और टीचर को कार्यरत किया जा रहा है, ताकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो और आप फिजिक्स में कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरू करें सर्कल्स। जनता तैयार? सारे बच्चे तैयार? कैसे हो सारे लोग? सुबह सुबह का वक्त 12 बजे, वैसे सुबह तो नहीं होता, तो ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है, लेकिन ठंडी इतनी है कि सुबह ही लग रहा है। तो कैसे हो सारे लोग? अच्छा, गुड आफ्टरनून हो गया, ठीक है भैया, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, आफ्टरनून बोल देता हूँ। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको बता दूं कि भाई हमने तीनों चीज़ें बना दी है, एक यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। चैनल सारे बने हुए हैं आपको इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड करने के लिए और आप तक सारी जानकारी सही वक्त पर तेजी से जल्दी से पहुंचाने के लिए। तो आप तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों के लिंक दिए हुए हैं। चैनल पे तो आप हैं ही, यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करें। जनता तैयार? यस और नो बोलो भाई, सारे जनता तैयार? चलिए तो शुरू करते हैं। First of all, thanks a lot for being a member, because you are a member, that's why you are able to see this session. HP गुरुकुल के आप मेंबर हैं। और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो देखो, ये चैप्टर भी तुमको वैसा ही महसूस होगा जैसा स्ट्रेट लाइंस था, बिल्कुल वैसा ही है भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे चैप्टर वैसे ही हैं। स्ट्रेट लाइंस हो गया, सर्कल्स हो गया, और इसके बाद एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वाला जो पार्ट है, जो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, और वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो इससे भी लेस इंपॉर्टेंट है और उसमें जान इतनी ही लगती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स बड़े लेंदी हैं, जान बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन सवाल बड़े कम पूछे जाते हैं। और इसकी वजह से, चूंकि सवाल कम पूछा जा रहा है, जान ज्यादा लग रही है, तो इसकी वजह से वो बड़े लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। हेंस एडवाइजेबल रहते हैं कि भैया उसको थोड़ा छोड़ के चलो। अब सारी चीजें नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने दो टॉपिक उठाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक है स्ट्रेट लाइंस और दूसरा है सर्कल। सर्कल में भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप ऑन एन एवरेज 20, जैसे 20 पेपर होता है हर साल, तो 20 पेपर का अगर एवरेज लेकर चलते हैं तो आपको महसूस होगा कि 1.9 और 1, मतलब एक क्वेश्चन ही आएगा, एक से ज्यादा तो नहीं आएगा, वो बात पक्की है। तो एक सवाल आएगा आपके पेपर में, ठीक है। और हाँ, किस्मत एकदम ही खराब रही तो शायद एक सवाल भी ना आए, लेकिन एक सवाल आएगा। हर पेपर में दिख रहा है मोटा मोटी एक सवाल आया ही आया है बच्चों का, तो एक सवाल आएगा आपका। अब इस एक सवाल को बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा सर्कल चाटना है, और वो एक सवाल कहां से आएगा ये नहीं पता। तो अब भाई देखने की बात यह है कि फिर कहां कहां से सवाल आया हुआ है। अब सबसे पहला दिक्कत तो ये कि हर साल हर पेपर में सिर्फ एक ही सवाल आता है, तो बहुत ज्यादा वैरायटी खोजने के लिए बहुत सारे सालों के पेपर को खंगालना पड़ा अपने को, मतलब मेरे को खंगालना पड़ा, मेरे को और मेरी टीम को। तो हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सबसे पहले वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूं, उसके पहले देख लो भैया शेड्यूल। तो आज हम लोग बैठे हैं 8 जनवरी को, 6 जनवरी को स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर दिया, 7 जनवरी को शिल्पी मैम का बायोमोलिकुल्स हो गया, 7 जनवरी को अब्दुल सर का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हो गया, 8 जनवरी को आज मेरा सर्कल्स है। ठीक है, तो आज सर्कल आज हम करेंगे। आज ही शाम को शिल्पी मैम का पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद आज ही शाम नहीं, कल शाम को अब्दुल सर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस होगा। अच्छा, और मेरा परसों है, कल नहीं है। अच्छा, 10 तारीख को भैया, फ्राइडे को है मेरा सेशन मैथमेटिक्स का पीएनसी कंप्लीट, और 11 तारीख को अब्दुल सर का फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब तो देखो, ये है इसका पूरा टॉपिक लिस्ट सर्कल्स का। क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल, सम स्टैंडर्ड नोटेशन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ टू सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, अब अगर ये सारे पढ़ने जाओगे और सारे से सवाल निकालोगे, तो वैसे आपको एक बात और बता देता हूं, थोड़ा सा जानो, इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खासकर स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स, जेडबलई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, मोस्ट फेवरेट। क्यों? साल 2002 से लेकर करीबन 2012 तक, 12-14 तक, इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इतने सवाल पूछे जाते थे कि बच्चा ये कहता था, मतलब उस वक्त मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो मुझे टीचर्स ये बोलते थे कि बाकी कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो चाट के जाना, ऐसा टीचर कहते थे। और ये एडवांस का हाईएस्ट वेटेज टॉपिक था,
एडवांस का भी, और मेंस ए, उस वक्त मेंस AIEEE के नाम से होता था, उसमें भी काफी सवाल पूछे जाते थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसीलिए इसमें डेप्थ बहुत है। अगर तुम सर्कल्स बैठ जाओ पढ़ने के लिए, सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस, इतनी चीजें निकलेंगी, इतनी चीजें कि भैया उसका कोई पार नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको पता ही है कि हर 4-5 साल 7 साल में जेई अपना पैटर्न पूरा शिफ्ट कर देता है। तो 4-5 साल 7 साल के बाद जेई अपना पैटर्न पूरा शिफ्ट कर दिया, और अब ये हालत है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नगण्य सवाल पूछे जाते हैं, एकदम ना के बराबर। एक सवाल हर पेपर में पूछा जाता है बस टच करने के लिए। तो देखो इतना सब इसका सिलेबस है। अब अगर इसमें पूछा जाए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये 3 है, जिसमें फैमिली ऑफ सर्कल्स अगेन बहुत लेस इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले 2-3 सालों में। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स के मेरे को पिछले 3 साल से सिर्फ 2-3 सवाल ही दिखे हैं सारे पेपर मिला के। तो 2-3 सवाल ही दिखे हैं, इसलिए फैमिली ऑफ सर्कल्स का बड़ा लेस वेटेज हो गया है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से सवाल आते हैं, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल से बहुत सवाल आते हैं। और इधर देख लो एक बार, स्टैंडर्ड नोटेशन, इंटरसेप्ट मेड, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स, इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स का वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे इस बार, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल्स का वेटेज घट रहा है, तो उम्मीद है ऐसा कि 2025 में इससे और कम सवाल आएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अब जब मैंने सारे टाइप खंगाले, विश्वास नहीं मानोगे, एक ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन उस एक सवाल के जब सारे टाइप खंगाले तो 5 टाइप निकल कर आ गया। सही बता रहे हैं। और वो भी मैंने आखिरी में रोका है, आखिरी में मैंने मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स डाल दिए। होता यह है कि सर्कल में ना जनरली मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स ही ज्यादा पूछते हैं, जहां पर 2-3 चीजों को जोड़ दिया है एक साथ। एक जगह तो मैं तुमको दिखाऊंगा कि एक जगह सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, तीनों को जोड़ के सवाल पूछा है। मतलब मजा ही आ जा रहा है वो सवाल देखकर ना। बच्चा अगर कमजोर दिल का होगा तो वहीं रुक जाएगा, बोलेगा नहीं हमको बनाना ही नहीं है सवाल। सच बता रहे हैं। हालांकि सवाल बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल दिखाऊंगा मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम का, जहां पे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी रगड़ दिया है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ सर्कल टाइप 1 होगा, फिर इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ये भी काफी बढ़ रहा है इसका वेटेज धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा जेई का फेवरेट सा होता हुआ जा रहा है, इसके सवाल पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे। और फिर मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स तो ऑल डे फेवरेट है, ठीक है। चलो भाई, आप लोगों का टेस्ट सीरीज कैसा चल रहा है? आप में से आप में से कितने लोगों ने इसको परचेज किया है? वो परचेज लिख दो P। और कितने लोग कहीं से फ्री का टेस्ट सीरीज या बाहर से मार्केट से परचेज किए हैं या ऑफलाइन किए हैं, वो F लिख दो। फ्री में लिए हैं या फिर मार्केट से ऑफलाइन लिए हैं, वो F लिख के बताओ। कितने लोग यहाँ से परचेज किए हो वेदांतु से, तो वो P लिख कर बताओ। और जो मार्केट से लिए हैं या फ्री का यूज कर रहे हैं, वो F लिख कर बताओ। थोड़ा देखें जरा चैट बॉक्स में क्या स्टेटस है बच्चों का। चलिए P, अच्छा P वाले भी बहुत सारे हैं, गजब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोमिन, अच्छा मेजॉरिटी P वाले ही हैं, तो सारे लोग परचेज कर लिए हैं। अच्छा, अब परचेज वाले तो मेरे को समझ में आ गया, 2-4 F वाले हैं। अब ईमानदारी से सारे लोग लिखोगे, कसम से, मतलब कहते हैं ना मम्मी कसम खा के लिखो। कितने लोग ये जो P और F जो भी हैं, इनमें से टेस्ट लगा रहे हो डेली 1 मिनिमम? 2 लगा रहे हो बहुत अच्छी बात, बट डेली 1 वाले यस लिखो। और जो डेली 1 नहीं हो पा रहा है, लगाए हैं सर 2-3 लगाए हैं, वैसा भी है तो नो लिख कर बताओ। तो नो लिख कर बताओ भाई, जरा नो, यस और नो एकदम कसम खा के लिखना है तुमको, सही, कोई मजाक नहीं करना है इसमें। मतलब झूठ लिखोगे तो किसका ही भला है। यस और नो लिख कर बताओ। डेली 1 बना रहे हो, डेली 1 टेस्ट Y और डेली 1 टेस्ट नो, तो N, Y और N जरा देखें। यस। जैम, अध्ययन, तनय, कुमार, वेदांत, अच्छा सारे लोग यस लिख रहे हैं। नो वाले भी हैं। अवंती क्यों नो लिख रही हो बेटा, काहे नहीं बना रही हो? गार्गी नो, अरे बाप रे, इस बार लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं, ऐसा काहे? शिवम नो, मिताली नो, अरे राम। सवलीन कौर नो, काहे भाई, काहे? आराध्या नो, काहे? अरे यस वाले हैं बहुत सारे, और यस वाले इस बार लड़के ज्यादा हैं। अच्छा, यही कारण है क्या कि लड़के ज्यादा होते हैं IIT में और लड़कियां कम? क्यों भाई लड़कियां? अब तक तो लड़कियां ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाली दिख रही थी, अचानक क्या हो गया? ये सब वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा एकदम पलट कैसे हो गया? सारे के सारे लड़के यस लिख रहे हैं और लड़कियां नो लिख रही हैं, व्हाट इज दिस? चलो लड़कियों में एक आई जसलीन कौर जिसने यस लिखा है, रिया पाटिल इसने भी यस लिखा है, वेरी गुड। भैया पढ़ाई करो। देखो लड़का लड़की चुनकर जेई एडमिशन नहीं लेगा। JEE इज इंडिपेंडेंट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, एनीथिंग। कोई कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा JEE को, वो जो काबिल है उसको चुनेगा।
दिन में मैं 2 दिन में एक टेस्ट दे रहा हूं। अवंती बहुत गलत बात है, हर रोज एक देना है मिनिमम। इनफैक्ट होना तो ये चाहिए कि एक दिन में 2 टेस्ट दो। ठीक है, चलिए टेस्ट लगाइए, बेहद जरूरी है। नहीं कि लिए हैं तो आप लोग यहां से ले सकते हैं वेदांतु से, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और ले लिए हैं तो लगाइए, उसको सजा कर मत रखिए। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, 2,000 रुपये आपके लिए फर्क नहीं पड़ता हो, पर उससे भी मतलब वो अलग मुद्दा है। सबसे अहम मुद्दा ये है टेस्ट लगाइए, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे और एग्जाम नहीं निकलेगा, सच बता रहा हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स पे कैसे सवाल दिखते हैं। ठीक है, तो सवाल तो ऐसे दिखते हैं। तो पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बता देता हूं। तो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में अगर एक सर्कल है जिसका x1 y1 सेंटर है और रेडियस जो है r है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, ये होता है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, जहां पर उसका सेंटर x1 और y1 है और रेडियस r है। अगर यही हम x प्लस x1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं ना, तो सेंटर हो जाता माइनस x1। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इसी को जब आप ओपन करते हैं तो इसमें से एक एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक वाई स्क्वायर निकलेगा, एक 2x(x1) और 2y(y1) और फिर फलाना ढिमकाना। तो उसी का एक जनरल फॉर्मेट जो होता है वो ये भी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, बराबर 0। देखो यहां से 2gx क्यों लिया, हमने बस g ले लिया है, एक कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कि हाँ भैया x वाला जो कोएफिशिएंट होगा उसको 2g लेते हैं और y के कोएफिशिएंट को 2f। हो सकता है आपका 4x आए और यहाँ पे 6y आ जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो वहां पर f की वैल्यू 3 बन जाएगी और अगर ये 4x आया है तो g की वैल्यू 2 बन जाएगी। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो भी आखिरी में कांस्टेंट बचता है वो। अगर आपके पास इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में सर्कल का सेंटर कैसे पता करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सर्कल का सेंटर का फॉर्मूला होता है -g, -f, ये हो गया सेंटर। एंड रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, तो ये भी सर्कल का एक इक्वेशन है जिसको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कहते हैं। और एक और फॉर्मेट बच रहा है, वो फॉर्मेट ये कि अगर आपका सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन हो जाए, x1 y1 0 हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का रेडियस स्क्वायर डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर x1 और y1 0 हो चुके हैं तो ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 फॉर्मेट आप ध्यान में रखिएगा, ये 3 फॉर्मेट काफी है, पर्याप्त है। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर, सेंटर x1 y1 है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और अगर ओपन करके लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहां पर सेंटर होगा -g माइनस f, रेडियस होगा ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड, ये चीजें आपको बता दिया हूं। अब यहां पर एक और चीज, स्पेशल केसेस। चलिए स्पेशल केसेस छोड़ो, हटाओ, मतलब स्पेशल केसेस में कॉमन सेंस अभी बता दूंगा सवालों के बीच में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सर्कल ना कई बार, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच नहीं कर रहा, टच वाला केस पीछे था, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो देखो जरा, ये यहां से लेकर यहां तक कुछ इंटरसेप्ट बनाया होगा, इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 2a है, तो आप ये 2a को कैसे लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। ये g स्क्वायर माइनस c कहां से, याद करो जो अभी इक्वेशन लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सही है, ये इक्वेशन लिखा था। इसी इक्वेशन का 2 टाइम्स रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट। अब उसी प्रकार से अगर वाई इंटरसेप्ट जैसे 2b लिखा हुआ है, तो वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फॉर्मूले थोड़ा याद रखिएगा, इनका इस्तेमाल पड़ता है काफी ज्यादा, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि सर्कल एक तो ऐसे ही पहले ही लंबा सोल्यूशन देता है, जैसे कल स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो उसमें भी यही बताया था ना कि सारे सवाल बनेंगे आपसे, लेकिन सब में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। वैसा ही सर्कल है, सारे सवाल बनेंगे आपसे पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपको फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूलों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इक्वेशन ध्यान में रख लीजिए सर्कल का, कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्या है, ये डायमीटर है, इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2, कि भैया एक कोई सर्कल है जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है।
तो इस परिस्थिति में इस सर्कल का इक्वेशन x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू ऐसा दिया रहता है। क्लियर? ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, आपको काफी फायदा होगा। समझ गए? बढ़े आगे। यहीं से एक और एनालॉजी ड्रॉ होती है, इसको देख लीजिए। देखो जब तुम इसको ओपन करोगे तो तुमको दिख रहा है क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स आएगा, फील कर पा रहे हो? और वैसे ही इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई। ठीक है? तो आगे चलकर अभी आपको दिखाऊंगा कि आईआईटी ने इतनी चतुराई की, बच्चों से ऐसा चीज पूछा, जब पहली बार पूछा तो बच्चा एकदम ही चकरा गया। पता है आईआईटी ने क्या सवाल पूछा? सुनो जरा इसको, मतलब फील लो, मजा लो इस सवाल का। आईआईटी ने क्या दिया? आईआईटी ने एक इक्वेशन दिया, बोला एक इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2hx और प्लस का k स्क्वायर, ऐसा करके कुछ लिख दिया इक्वल्स टू 0, और बोला ना कि इसके जो दो रूट्स है ना, द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर द एब्सिसा ऑफ द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। अच्छा बोला एक मिनट क्या क्या क्या? इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स के एब्सिसा होंगे। ठीक, अभी समझे कि नहीं समझे वो अलग बात है, पहले ये सुन लो। ठीक है? उसके बाद फिर आईआईटी ने क्या बोला इसी सवाल में कि एक और इक्वेशन उसने दिया कि एक और इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस से फॉर एग्जांपल 6y और प्लस का या माइनस का 5 या माइनस का c लिख लेते हैं, चलो मान लेते हैं, पॉइंट्स नहीं निकल पा रहे। बोला कि इसके जो दो पॉइंट्स होंगे, इसके जो दो एंड पॉइंट्स होंगे, वो एंड पॉइंट्स डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है? तो बोला कि अब एक तो ये दोनों का जो एंड पॉइंट्स हैं, तो फिर जो सर्कल है उस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और अब आप बताइए कि अगर ये है तो बताइए g प्लस f प्लस c की वैल्यू क्या होगी? अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि ये पूछ क्या दिया, मतलब क्योंकि सोच के देखो ऐसा सवाल बच्चा कभी करता नहीं है। लेकिन आईआईटी ने इसको कैसे किया था या तोड़ा कैसे था? आईआईटी ने बोला कि यार बच्चे को हम ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ाते ही है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई, तो हमने यही तो किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स दे दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई दे दिया। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो इन दोनों को जोड़ने से जो इक्वेशन मिलेगा वही होगा सर्कल का इक्वेशन। अब यस, ऐसे तो बच्चा कभी पढ़ता ही नहीं है, बच्चा तो हमेशा यही फॉर्मूला देखता है और बहुत से बहुत इस पे एक दो सवाल आते हैं। कभी जब ये पहली बार सवाल पूछा था आईआईटी ने, तब तो बच्चा त्राही पता नहीं सर क्या पूछ दिया, सारे बच्चे आके सर आपने पढ़ाया नहीं सर, सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर, सर हमारे सवाल नहीं बने सर। और बाद में जब इसका सोल्यूशन आया तो भैया सबके होश उड़ गए, अरे बाप रे, दिमाग लगाना अगर चाहे आईआईटी तो क्या नहीं लगा दे। तो करना बस ये था, ये दोनों को सिंपल ऐड कर दो, मतलब मैं ये बस रैंडम वैल्यूज लिया हूं, वहां पे जो सवाल अभी आपको दिखाऊंगा तो उसमें जो वैल्यूज थे उससे आंसर आ जा रहा था बहुत आराम से, पर ये दोनों को ऐड करना है यही कोई सोच नहीं पा रहा था। तो ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे तो जो फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। फिर क्या कहते हैं, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपको जी, एफ और सी सबकी वैल्यू मिल जाती है। तो बड़ा मजेदार सवाल था, तो इसीलिए आप जब फॉर्मूलों को पढ़ रहे होंगे तो सवालों को जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसको सोचिएगा जरूर, मतलब ये चैप्टर ऐसा है, समय हो तो जरूर सोचिएगा। अब वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते इस फील में आ गया कि लगा कि तुम लोग 11th वाले हो, जो मैं बोलने लगा इस जरूर फील कीजिएगा, अब तुम्हारे पास फील करने का टाइम कहाँ है। तो खैर एनीवेज, बट हाँ अगर समय रहता तो तुमको फील करना चाहिए था, अब अभी तो उतना समय है नहीं, तो फिर तुम इसको स्किप करो, आगे बढ़ो। इसीलिए ये पर्टिकुलर चैप्टर में समय इतना ज़्यादा मांगता है ये कि जनरली एग्जामिनेशन के टाइम पे ये सारे चैप्टर्स अवॉइड होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, खैर ये सब बात की बात, अगला देखते हैं। तो चलो अगला क्या, सीधा डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। देखो जरा ध्यान से सवाल क्या है, ठीक है। हाँ वेदांत, राहुल अपना हो जाएगा आईआईटी अच्छा, अब देखो इधर, इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर दिस एंड दिस, दो डायमीटर के इक्वेशन दिए हुए हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा, देन 17 बीटा माइनस अल्फा इज। देखो क्या क्या पूछ दिया। तो बोला दो डायमीटर के इक्वेशन दिए हुए हैं, तो चलो दो लाइन के इक्वेशन, अब ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर, हाँ जी हो जाएगा। फिर सर्कल का सेंटर होगा तो ऐसा घूमेगा सर्कल, हाँ जी हो घूम जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -22/7 -4 और -1/7 3, तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन टच करते हुए जाएगा सर्कल को, क्योंकि बोल रहा है इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। वन पॉइंट का यही मतलब हुआ कि टच करते जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसको टच करता जाएगा अब
बोला कि द इंटरसेक्ट द पॉइंट ओनली एट वन पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा, ये पी पे टच कर रहा है इसको अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो अब बोल रहा है हमको बताइए अल्फा बीटा क्या होगा, क्योंकि जो हमसे वैल्यू पूछा है 17 बीटा माइनस अल्फा, वो तभी निकलेगा जब अल्फा बीटा पता हो। अब ये जब तुम पूरा डायग्राम बना लिए तो अब तुमको सोचना है ये बनेगा कैसे, और इसी सोच के तहत आप ये पता करेंगे कि इसमें समय कितना लगेगा और बनाना है कि नहीं। तो देखो मेरे को क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन 1 है और लाइन 2 है, इनके इंटरसेक्शन से ये पॉइंट आएगा। इंटरसेक्शन में अपना जो भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये टाइम लगेगा, हमारे पास पॉइंट आएगा, लेट से पॉइंट हमारा आया x1 y1। अब हमारे पास ये वाले लाइन का इक्वेशन होगा लाइन 3, जो दोनों पॉइंट्स दिए हैं। लाइन 3 की मदद से हमारे पास इसका स्लोप आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। इस स्लोप की मदद से इसको दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री अगर ये बनेगा तो इसका स्लोप पता चल जाएगा मेरे को, क्योंकि इस लाइन का स्लोप पता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो ये लाइन का इसका अगर m1 मानूं तो ये m2, ये मेरे को m2 पता चल जाएगा। जैसे ही इसका स्लोप पता चला और ये x1 y1 से पास हो रहा है, ये x1 y1 से पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा मेरे को, है ना। लाइन का स्लोप पता है, लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा मेरे को। जैसे ही इस लाइन का इक्वेशन मेरे को मिलेगा, इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन के इक्वेशन को इंटरसेक्ट कराएंगे, तब जाकर अल्फा बीटा आएगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सवाल लंबा होगा। L1 L2 को इंटरसेक्ट कराएंगे एक चीज, फिर इसका इक्वेशन निकालेंगे दूसरी चीज, फिर इसका स्लोप निकालेंगे तीसरा, फिर इसका स्लोप निकालेंगे चौथा, इसका स्लोप निकालने के बाद इसका इक्वेशन बनाएंगे वो पांचवा स्टेप, और उसके बाद इक्वेशन निकालने के बाद इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे वो छठा चीज। तो ये 6 चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका इसका आंसर आएगा। आराम से ये 5 से 7 मिनट लेके जाएगा। क्लियर? चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन में तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे ये उस वक्त डिपेंड करेगा तुम्हारे पास समय कितना है, पर अभी तो जो भी 5-7 मिनट लग रहा है हम लोग इस सवाल को बनाएंगे जरूर। क्लियर? चलो शुरू करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। तो पहले इन दोनों को इंटरसेक्ट कराइए। जो ऊपर इक्वेशन है 2x - 3y बराबर का 5 और दूसरा है 3x - 4y। तो ऐसा क्यों ना करें, या चलो मैं पहले वाले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, समय थोड़ा हम भी बचा लें। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 6x - 9y बराबर का 15। 3 से क्या, इसको 2 से कर देते हैं, 2 से करेंगे तो 6x, सॉरी 2 से करेंगे तो 6x, और 2 से करेंगे तो माइनस का 8y, और 2 से करेंगे तो बराबर का 14। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस प्लस माइनस, ये गया खत्म, और ये हो गया -1 और ये हो गया 1। तो y इक्वल्स टू -1 आ गया। y इक्वल्स टू -1 आया तो x की वैल्यू निकाल लो, y - 1 डालो, 9 को उधर भेज देते हैं, तो +9 - 9 6, x की वैल्यू 1 आ रही है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो 1 - 1 ये हमारा पॉइंट आ गया, 1, -1। अब ये 1, -1, अब ये L2 L3, ये L3 जो लाइन है इसका स्लोप निकालो। तो m स्लोप ऑफ L3 लाइन, L3 लाइन इन दोनों से मिलके बना है, तो इसका सिर्फ स्लोप निकाल लेते हैं। इक्वेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी तो निकालेंगे, तो सिर्फ स्लोप निकालेंगे। तो 3 - ऑफ -4, तो 3 + 4 भगा, -1/7 माइनस ऑफ -1/7 और प्लस का 22/7, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 4 7, बहुत बढ़िया। और नीचे क्या आ गया 21/7, तो 21/7 मतलब 3, तो ये हो गया 7/3। तो स्लोप ऑफ लाइन 3, इस लाइन 3 का स्लोप आ गया 7/3। तो स्लोप ऑफ इसका m2, ये जो हमने इसको माना था, इसका स्लोप m2 क्या आएगा, तो m2 आ जाएगा इसका उल्टा रिवर्स 3/7 और माइनस के साथ, तो -3/7 आ गया। अब जैसे ही इसका स्लोप -3/7 आया, अब मेरे को अल्फा और बीटा निकालना है, लेकिन अल्फा बीटा और इसके बीच में मैं स्लोप निकालूंगा तो 2 अननोन है, एक इक्वेशन से निकलेगा नहीं, बात नहीं बनेगी। तो मैं ऐसा करता हूं, मेरे पास 2 तरीके होंगे। तरीका ये है, हाँ 2 बार स्लोप निकाल सकते हैं। तरीका क्या है समझो। पहला तो तरीका ये है कि मैं ऐसा करता हूं कि ये अल्फा बीटा और एक पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट दिया हुआ -1/7 मान लेते हैं, ये दिया हुआ -1/7, 3। तो अल्फा बीटा और इसमें स्लोप निकाल दूंगा, तो ये स्लोप सेम आना चाहिए, 7/3 के बराबर आना चाहिए। और फिर अल्फा बीटा और 1 - 1 में स्लोप निकालूंगा तो वो स्लोप आना चाहिए -3/7। तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे और 2 अननोन है अल्फा बीटा, वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो अल्फा बीटा का पहले इसके साथ निकालो, तो बीटा -3 अल्फा + 1/7, बीटा -3 अपॉन अल्फा + 1/7, ये निकाला स्लोप मैंने इसका, ये दोनों का। तो इस लाइन का L3 का स्लोप था 7/3 बराबर 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई से साफ सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 बीटा माइनस का 9 बराबर का 7 अल्फा प्लस का 1।
और उसके बाद हो जाएगा 7 अल्फा प्लस का, नहीं माइनस का 7 अल्फा। ये यही यही इतने पे छोड़ देते हैं, रुक जाओ आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला फॉर्मेट। दूसरा फॉर्मेट देखो भाई, दूसरे फॉर्मेट में अल्फा बीटा का इससे तो बीटा माइनस ऑफ -1 मतलब बीटा +1 अपॉन अल्फा -1, बीटा +1 अपॉन अल्फा -1, ये हो गया इसका स्लोप। और इसका स्लोप था -3/7, -3/7। इसको इधर 7 बीटा बराबर, नहीं 7 बीटा प्लस का 7 बराबर का -3 अल्फा प्लस का 3। तो यहाँ से हो गया 3 अल्फा प्लस 7 बीटा इक्वल्स टू -4। तो 3 अल्फा प्लस 7 बीटा, और यहाँ पे 7 अल्फा माइनस 3 बीटा, यहाँ पर क्या है 7 अल्फा माइनस का 3 बीटा और इक्वल्स टू -10। क्लियर। तो 7 अल्फा माइनस 3 बीटा है। अब यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहीं से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, 3 बीटा -10/7, ये वाला अल्फा वैल्यू यहाँ डाल दो। तो 3 टाइम्स अल्फा की जगह पे 3 बीटा -10/7 और प्लस का 7 का बीटा और इक्वल्स टू -4। ठीक है, सॉल्व करेंगे 9 बीटा और साथ साथ 49 और 9 58 बीटा। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 58 बीटा आ रहा है, और माइनस का 30 और 7 उधर जाएगा, -30 और 7 उधर जाके -28। सही है, 7 7 49, 7 चुके 28, बिल्कुल सही है। 49 और 9 58 और -30 बिल्कुल सही है। तो हेंस बीटा की जो वैल्यू बन रही है वो 30 उधर भेजकर 30 - 28 2 तो 1/29, 1/29 बन रहा है। तुम्हारा भी बन रहा है क्या? तुम्हारा भी बन रही है। तो 1/29 बीटा आ गया, बीटा 1/29 यहाँ पे डाल दो, तो 3/29 यहाँ से 290, क्या 3 बीटा -10/7। ठीक है, अब यही बन ही रहा है, कुछ कर नहीं सकते। तो अल्फा की वैल्यू बन रही है 17 बीटा माइनस अल्फा आ रहा है। ओ भाई साहब, चलो अब कुछ कर नहीं सकते, यही आंसर आ रहा है गंदा सा, तो जो आ रहा है वो आ रहा है। अल्फा निकालो भाई, अल्फा क्या आ गया 3 बीटा, मतलब 3/29 माइनस का 10 बटा का 7, तो 290 -3 तो -287 भागा का 29 गुना का 7। तो भैया 7 से 7 चुके, अच्छा हाँ कट तो रहा है भैया, वो बच गए। 7 से -41/29 आ रहा है, ये हो गया अल्फा -41/29। तो अल्फा आ गया -41/29, बीटा आ गया 1/29। तो लगाओ भैया दिमाग बल्ले बल्ले करके, तो दिमाग लगाओगे 17 बीटा, अच्छा 17 बीटा क्या है भैया, बीटा क्या है 1/29 1/29, और माइनस अल्फा, अल्फा क्या है माइनस का 41/29। तो इसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो गया, 29 का एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 17 प्लस का 41, 41 और 17 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 58 भागा का 29, आंसर का 2। लेकिन ये दो खूबसूरत सा आंसर निकालने में तुम्हारी जान कितनी लगी वो तुम फील कर पाए होगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये दो इक्वेशन को इंटरसेक्ट किया, 1 और -1 निकाला, फिर 1 और -1 से दो हमने स्लोप निकाले, दो स्लोप निकालने के बाद अल्फा बीटा से दोनों का स्लोप वापस से निकाला, इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद दो इक्वेशन वापस से बने, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। अल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत गंदी आई। यहाँ पर आईआईटी, अब देखो एक बात तुमको और महसूस हुआ होगा कि आईआईटी अगर चाहता तो ऐसा इक्वेशन तो दे ही सकता था जरूर से कि अल्फा और बीटा के वैल्यू बड़े सिंपल आ जाते। ये तो कोशिश, ये तो वो चाहता तो कर देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने गंदे वैल्यूज दिए, 1/29 -41/29। ये गंदे वैल्यूज देने के पीछे का उद्देश्य ही ये होता है कि यार बच्चे को बहुत टाइम लगे, मोरल टूट जाए। और ये इतना गंदा वैल्यू, और अब इसके बाद सॉल्व करा के आंसर 2 लेकर आ रहा है। तो हेंस आपको ये समझना होगा कि ये सारे सवाल दिए ही इसलिए जाते हैं कि आपका लय टूटे और आपका समय खराब हो जाए। इसीलिए इन सवालों की वजह से पेपर लेंदी हो जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है लाई ऑन अ सर्कल फॉर k इक्वल टू, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देखो जरा ध्यान से। तो ये है एक, अब आगे बढ़ते हैं, ये है एक 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 0 से पास कर रहा है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो शायद ऐसा दिख रहा है मेरे को, ये तुमको भी ऐसा दिख रहा होगा। ये 0 0 है, एक पॉइंट 0 0 से पास कर रहा है, एक 1 0 है, देखो 1 0, और एक है 0 1। ठीक है, और उसके बाद एक है पॉइंट 2 के 3 के, तो 2 के 3 के कहीं यहाँ होगा।
तो आपसे पूछ रहा है कि 2k 3k अगर ऐसा है तो k की वैल्यू बता दीजिए, तो बता देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल दिख रहा है मेरे को सिंपल ऐसा दिख रहा है कि अगर इसका मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर का मिड पॉइंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, हाफ और हाफ। तो इसका मेरे को सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। सेंटर पता चल गया, हाफ और हाफ, और रेडियस यहाँ से यहाँ की दूरी ले लो, वो भी पता चल गया। तो भैया सर्कल का इक्वेशन हो गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और रूट अंडर हाफ स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, तो √2 हाफ मतलब √2 हाफ मतलब 1/√2। 1 इसका इससे दूरी क्या होगा? 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 का रूट 1/√2। तो 1/√2 क्या कहते हैं रेडियस है, 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा इक्वेशन। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब इसमें बोल रहा है x 2k और y 3k डाल दीजिए तो k का इक्वेशन आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से देखो, इसको ओपन करेंगे अगर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो माइनस का x आएगा, माइनस का y आएगा, और यहाँ 1/2 1/4 1/4 आएगा, 1/4 1/4 1/2, और इधर का 1/2 निपट जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर डाल दो 2k, तो 4k स्क्वायर, यहाँ पे 3k तो 9k स्क्वायर, और माइनस 2k माइनस 3k तो माइनस का 5k बराबर का 0। तो यहाँ से k कॉमन आ गया, बचा 13k और माइनस का 5 बराबर का 0। तो k की वैल्यू 5/13। ये सवाल आसान था, ये कठिन बिल्कुल नहीं था। इसमें तो शायद हमने टाइम भी नहीं निकाला, क्योंकि इतना आसान था कि दिख रहा था बन जाएगा, तो तुरंत बन गया, जल्दी जल्दी आंसर आ गया 5/13। तो इसे कहते हैं किस्मत अच्छी। अगर किस्मत अच्छी हुई तो सर्कल से शायद आसान सवाल आ जाए। क्लियर? सर विल यू डू पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल? नहीं बेटा, पकोड़ा राक्षस बिल्कुल नहीं, वी विल नॉट बी डूइंग दिस। आप पकोड़ा खाते खाते उसको कर लीजिएगा। चलिए 5/13 इसका आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से। Let the abscissa of 2 points P and Q be the roots of this, and the ordinates of P and Q be the roots of this. देखो ये नहीं, if the equation of the circle described on PQ as diameter, देखो यही वाला सवाल बता रहा था, 2022 का आया हुआ, देखो 22 का आया हुआ ना। क्या बोला? एब्सिसा ऑफ द 2 points P and Q, P और Q के एब्सिसा इस इक्वेशन से दिख रहे हैं, और ऑर्डिनेट्स मतलब y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है P और Q का, वो इस इक्वेशन से मिल रहा है। और P और Q क्या है? P और Q डायमीटर है। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन P एंड Q एज डायमीटर इज दिस। तो ये सर्कल का इक्वेशन दे दिया इन्होंने। तो देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि अगर बच्चे को नहीं पता है तो वो माथा खुजाते रह जाए, है ना, सर खुजाता रह जाएगा। लेकिन अगर उसको समझ में आ गया कि अच्छा x कोऑर्डिनेट यहां से मिलेगा, और देखो ये भी x में लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करना है, क्योंकि ये ऑर्डिनेट्स दे रहा है। P और Q के क्या दे रहा है? y वाला कोऑर्डिनेट, तो इसको y में लिख दो। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस sy माइनस का q बराबर का 0, और ये इक्वेशन और इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये दोनों इन इक्वेशन को ऐड करने के लिए ध्यान से देखो, ये इस इक्वेशन से मेरे को इक्वेट करना है। तो यहां पर तो y स्क्वायर है और यहां पर 2x स्क्वायर है। अब 2x स्क्वायर और y स्क्वायर जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो सर्कल बनेगा ही नहीं। सर्कल तभी बनता है जब दोनों का x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ पे कह रहा है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं इसी को 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जोड़ना शुरू करो, 2x स्क्वायर माइनस rx प्लस का p, ये इक्वेशन, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2sy और माइनस का 2q इक्वल्स टू 0। दोनों का 0 0 ही होगा, ऐड होगा। अब देखो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बना? 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 2 कॉमन x स्क्वायर y स्क्वायर, देखो मैच कर रहा है सर्कल के इक्वेशन से। फिर है यहाँ पर माइनस rx, फिर है माइनस का 2sy, ठीक है, फिर है प्लस p माइनस 2q, प्लस p माइनस 2q बराबर का 0। बढ़िया, मजेदार। अब इस इक्वेशन को जब तुम इक्वेट करोगे, कंपेयर कर दोगे इस इक्वेशन के साथ, तो तुमको दिखेगा ये पहला टर्म सेम है, माइनस आर इज इक्वल्स टू माइनस 11, मतलब r की वैल्यू 11 हो गई। फिर माइनस 2s इज इक्वल्स टू माइनस 14, तो s की वैल्यू 7 हो गई, 7 दूनी 14, 7 डालोगे तो माइनस 14 आ जाएगा। और p माइनस 2q इक्वल्स टू माइनस 22, तो p माइनस 2q की वैल्यू आ गई माइनस 22। सही है, 3 वैल्यूज मिल गई। हमसे पूछा क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r प्लस s, 2r प्लस s माइनस 2q प्लस p, मतलब p माइनस 2q लिखा हुआ है, देखो ये माइनस 2q प्लस p मतलब p माइनस 2q लिखा हुआ है, तो मतलब इसकी वैल्यू माइनस 22 यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो अब वैल्यू क्या आया? 2 इंटू 2r बोला था वहां पे, तो 2r मतलब 2 इंटू 11,
प्लस का s तो प्लस का 7 प्लस -22, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है -22, तो -22 प्लस 22 गया, आंसर 7 आ गया। देखो कितना प्यारा सा आंसर है। अगर आपको पता है तो बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाए, नहीं पता है तो जान लग जाएगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल जनवरी 2024, नहीं जेई मेन 2024, सॉरी। 6,1 be the orthocenter of the triangle whose vertices are this and this. Then the point C lies on the circle. अच्छा, ट्रायंगल है जिसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका ऑर्थोसेंटर बता रहा है। अब ध्यान से समझो जरा, देखो ये है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये पॉइंट है A 5,-2, ये पॉइंट है B 8,3 और ये पॉइंट है C H,K। ठीक है, अब यहां से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ऐसा ही परपेंडिकुलर तुम इधर से ड्रॉप करोगे और ऐसा ही परपेंडिकुलर तुम इधर से ड्रॉप करोगे। ये जब 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप होंगे तब जाकर यहां पर जो सेंटर पॉइंट बनेगा, इसे ही कहते हैं ऑर्थो सेंटर, और ये दिया हुआ है 6,1। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे बोल रहा है देन द पॉइंट सी लाइज ऑन द ऑर्थो सेंटर सी मतलब H,K आपको निकालना है, वो निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा वो किस पे लाई कर रहा है। क्लियर बात? चलो अब ध्यान से देखो भाई, एक बात बताओ, तुम सारे लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या कि जो स्लोप ऑफ BC होगा, स्लोप ऑफ BC, और से फॉर एग्जांपल ये PQR ले लेते हैं इसको, तो स्लोप ऑफ AP इनका मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BC, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब स्लोप ऑफ AP निकालना मुमकिन है, स्लोप ऑफ AP देखो, स्लोप ऑफ AP बड़े आराम से आ जाएगा। स्लोप ऑफ AP क्या होगा? स्लोप ऑफ AP 1 माइनस ऑफ -2 तो 1 + 2 और डिवाइडेड बाई 6 - 5 मतलब 1। स्लोप ऑफ AP 3 आ गया, मतलब 3 इंटू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल्स टू -1 होगा ना। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, 3 इंटू स्लोप ऑफ दिस इक्वल्स टू -1 कर देते हैं। एक इक्वेशन वहां से आएगा HK में, और दूसरा इक्वेशन ठीक उसी प्रकार B और Q, BQ का स्लोप निकल जाएगा B और इस पॉइंट से, है ना, तो इस पॉइंट से इसका स्लोप निकल जाएगा और उसको AC के स्लोप के साथ -1 कर देंगे मल्टीप्लाई करके, वहां से भी एक इक्वेशन आ जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये आसान है, तो अब आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर AP का स्लोप निकाल ही लिए, BC का स्लोप निकाल लिए, यहीं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ BC क्या है भाई? स्लोप ऑफ BC K - 3 अपॉन H - 8 इज इक्वल्स टू, हाँ बस इतना ही है, इज इक्वल्स टू क्या, ये स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ AP और BC क्या होगा? -1। स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BC मस्ट बी इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। AP का स्लोप है 3 और BC का स्लोप है K - 3 बटा H - 8 बराबर का -1। मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3K - 9, इसको उधर भेज देते हैं, उधर भेज के इधर ले आते हैं, तो प्लस का AH और प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 बराबर का 0। तो यहां से बन गया H + 3K और -9 - 8 मतलब इक्वल्स टू 17। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। ऐसा ही दूसरा इक्वेशन भी निकालो। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरे इक्वेशन के लिए इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ BQ। स्लोप ऑफ BQ क्या है? 3 - 1 2, 8 - 6 2, तो स्लोप ऑफ BQ 3 - 1 8 - 6 आंसर 1। ठीक है, स्लोप ऑफ BQ आ गया। स्लोप ऑफ AC निकालना है अब, तो स्लोप ऑफ AC K - 2 K + 2 और H - 5 K + 2 अपॉन H - 5, ये हो गया स्लोप ऑफ AC। इनका मल्टीप्लीकेशन स्लोप ऑफ BQ इंटू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल्स टू -1 होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। K + 2 बटा H - 5 बराबर -1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, K + 2 और ये माइनस होकर इधर ले आते हैं, तो प्लस का H और +5 इधर आके -5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो गया H + K इज इक्वल्स टू 3। अब H + K इक्वल्स टू 3 आया एक इक्वेशन, और H + 3 के 17 आ रहा है, H + 3 के 17 आ रहा है। तो दोनों को माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये H कटा, माइनस का 2K और 3 - 17 माइनस का 14, तो K की वैल्यू 7। K की वैल्यू 7 जैसे ही आई, H की वैल्यू -4, ऐसा ही ना, -4 और 7 3, तो H आ गया -4, K आ गया 7। डाल के देखो 7 और 4 कौन से इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है?
तो 7 का 49 और 4 का 16, ये इसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। 16 और 49 65 होता है, तो आ गया आंसर। क्यों भाई, कितना आसान था, बल्ले बल्ले। हाँ, बस आसान होने के बाद भी थोड़ा सा टाइम ये जरूर ले रहा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत हैवी है। स्लोप निकालिए, स्लोप निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इक्वेशन निकालिए, स्लोप निकालिए, स्लोप निकालिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इक्वेशन लिखिए, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तब जाकर आंसर आएगा। तो मतलब आसान भी है, लेकिन ये अपने टाइप का आसान है कि भाई बाकियों से ज्यादा आसान नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे आसान दिख रहा है कि हाँ, कुछ ऐसे सवाल भी पूछ रहा है जेई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आसान है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस मीट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस एट द पॉइंट्स ए एंड बी, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू वेयर ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, तो पहले तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो कैसा इक्वेशन है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। और 64 और 16 नहीं, 64 और 4 68 इज इक्वल्स टू रूट 68 का होल स्क्वायर। ये ऐसा इक्वेशन बन रहा है। मैंने इसको x माइनस 8 ही होगा क्योंकि 8 दूनी 16 है यहाँ पर, तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट नहीं था, तो कांस्टेंट इधर जो आएगा वो इधर वाले कांस्टेंट से कट जाएगा, तो इधर कांस्टेंट आएगा कितना, तो रूट 6 मतलब 68 आ रहा है। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68, तो 68 रूट 68 का स्क्वायर इधर डाल दिया, 68 कट जाएगा। क्लियर, इक्वेशन आ गया मेरा। अब जैसे ही इक्वेशन आया, ये कह रहा है कि लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल मीट्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। अब यहां पर सर्कल बनाओ, तो 8,2 यहां पर 8,2 यहां पे सेंटर होगा और कुछ ऐसा सा सर्कल होगा। ठीक है, ये सर्कल इन दोनों एक्सेस को काटेगा। कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो 8 से बड़ा है। देखो रूट 68 रूट 64 से बड़ा है, तो रूट 68 मतलब 8 से बड़ा होगा रेडियस, तो ये 8 इससे बड़ा रेडियस इधर आ गया। अब बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि इसके सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस एट ए एंड बी। तो ये यहां पर ए पे मिल रहा है और ये यहां पर बी पे मिल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है ओ अगर ओरिजिन है तो ओ ए प्लस ओ बी का मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, ओ ए प्लस ओ बी का मिनिमम वैल्यू बताते हैं। तो देखो एक लाइन जो है, एक लाइन है, लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग, हाँ एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से 8,2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो 8,2 से पास करने वाला जो लाइन होगा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 2 होगा। सिंपल सा। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब ये लाइन जो है, हमने लाइन लिख दिया वेरिएबल फॉर्मेट में। ये a पॉइंट क्या होगा, तो a पॉइंट निकालने के लिए y 0 होता है, इस a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0। तो इसमें अगर y 0 डालोगे तो x क्या आएगा, तो y 0 डालोगे तो x जो आ रहा है, ध्यान से देखो, x आ रहा है ये इधर और ये इधर 2 माइनस 8 अपॉन m, ये आ रहा है x कोऑर्डिनेट। तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 माइनस 8 बाई m कॉमा 0। और ठीक वैसे ही b कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो b कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको x 0 करना होगा। यहाँ पे x 0 होता है, तो यहाँ पर अगर x 0 करते हो तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 8 और ये माइनस का 2m, 8 माइनस 2m। ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस 2m कॉमा का 0, नहीं 0 कॉमा, सॉरी 0 माइनस 8, 0 कॉमा 8 माइनस 2m। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि OA प्लस OB, OA प्लस, तो देखो OA क्या है, ये है सेंटर। अच्छा, ये सेंटर से पास कर रहा है क्या, तो देखो ये सर्कल सेंटर से पास कर रहा है। देखो 0 0 0 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ये सर्कल सेंटर से पास कर रहा है, तो ये OA प्लस OB, OA प्लस OB का मिनिमम वैल्यू मांगा है हमसे। तो देखो OA यही नहीं हो जाएगा, OA मतलब यही x कोऑर्डिनेट है और यही x कोऑर्डिनेट तो ये दिया हुआ है दिस, और ये y कोऑर्डिनेट है यहां से यहां, और यही y कोऑर्डिनेट तो ये है। तो हमसे क्या मांगा है, OA प्लस OB का मिनिमम, मतलब बेसिकली दिस प्लस दिस का मिनिमम वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और जो मिनिमम आए वही वैल्यू मांगा है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल k लिखते हैं, उसको ऐड करके 2 माइनस 8 बाई एम प्लस 8 माइनस 2 बाई एम, 8 माइनस 2 बाई एम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हो गया 10 और माइनस 8 बाई एम और माइनस का 2m। यही k का मिनिमम वैल्यू मांगा है, यही बोला है। तो मिनिमम निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dk बाई dm, क्योंकि m यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे ही करेंगे ये 0, ये हो जाएगा प्लस का 8 बाई एम स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहां से इक्वल्स टू 0 करके एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, क्या था? सही था ना सब कुछ? गलत तो नहीं किया हूँ? लग तो नहीं रहा। -2 सही है। हाँ सही है। तो इसको उधर भेजेंगे, 2m², 2 से कटा m² इक्वल्स टू 4 आ गया। तो दिस एम्प्लॉइज m की वैल्यू +-2 तो m की वैल्यू +-2। अब जरा देखो, लाइन मेरे को दिख रहा है इस टाइप से जा रहा है, ऐसे थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। और क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस को काटना है, तो लाइन जब ऐसे जा रहा है तो इसका स्लोप हर हाल में 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो m की वैल्यू +-2 में से m की वैल्यू आप -2 लेंगे, और जैसे ही आप -2 लेते हैं इसमें -2 पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका आया है इसमें k मिनिमम -2 डालिए तो 8 -8 बाई -2 तो +4, तो 10 + 4, और वैसे ही -2 और -2 फिर से 4, तो वैल्यू क्या आ गई? 18। कितनों को समझ में आया? जरा जल्दी बता दो, समझ में आया क्या? हाँ या ना? जल्दी। हाँ, सबको समझ में आया? भूख की वजह से आपको सिर्फ खाना ही दिख रहा है राहुल। अच्छा अच्छा, राहुल बाद में मेरा सर्कल टोमेटो क्यों लग रहा है? राहुल तुम्हारा सर्कल टोमेटो क्यों लग रहा है वो बाद में देखना, नहीं तो देखो पहले आईआईटी निकाल लो ताकि टमाटो खाओ। आईआईटी नहीं निकालोगे तो लोग टमाटर मारेंगे, ठीक है? तो टमाटर खाते हैं इज्जतदार लोग, और टमाटर से मार खाते हैं एक्स्ट्रा इज्जतदार लोग। तो कृपया करके टमाटर में मत घुसिए ज़्यादा, टमाटर खाने वाला बनिए, टमाटर से मार खाने वाले मत बनिए, ठीक है? तो इधर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वैल्यू 18 आ गया। अब ये समझ में आ गया। अब ये है अगला सवाल, ध्यान से देखो भाई। अगला सवाल कहता है, लेट द एब्सिसा ऑफ द 2 पॉइंट्स P and Q ऑफ ऑन अ सर्कल बी द रूट्स ऑफ दिस। अब देखो, जेई मेन 2022 का ये सवाल वापस से रिपीट हो गया। x² - 4x - 6 एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q बी y² + 2y - 7। इस बार x और y अलग अलग दिया है, लेकिन इस बार वापस से क्या करना? वही सेम चीज कह रहा है। एब्सिसा इससे निकल रहा है, ऑर्डिनेट्स इससे निकल रहा है, PQ इज द डायमीटर, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, a b और c की वैल्यू पूछा है। तो वही सेम काम नहीं कर लोगे? दोनों को ऐड करोगे तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, इससे कंपेयर कर दो तो ए बी सी निकल जाएगा, और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सेम सेम चीज है। क्यों भाई, क्या बोलती पब्लिक? तो आप ऐसा करो, इसका वैल्यू निकालो। मैं बस पानी लेकर आ रहा हूँ, मैं पानी लेना आज भूल गया और काफ़ी गला सूख रहा है, तो मैं बस पानी लेकर आ रहा हूँ। 2 मिनट पानी ब्रेक एंड वॉशरूम ब्रेक। आप लोग बस, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बस सॉल्व कर लो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करके a + b - c की वैल्यू बतानी है। a + b - c की वैल्यू बतानी है, ठीक है? बताओ भाई, सॉल्व करो जल्दी।
हाँ भाई, आंसर आया, ए आया, तो छोड़ दूँ इस सवाल? वाह यार, सबका आंसर ए दिख रहा है, क्या बात है। अच्छा, सबका नहीं, एक ही बच्चा स्पैम कर रहा है, बाकी सबका आया? अच्छा, सबका आया, वेरी गुड। छोड़ दूँ फिर? सिंपल ही है, सिंपल है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सेम सेम आ रहा है, ये हो जाएगा -4x। थैंक यू यार। 2ax के जगह पे -4x और 2by के जगह पे 2y। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की जगह पे क्या आ रहा है? -13। c की जगह पे क्या आ रहा है? -7 -6 -13। तो बस क्या निकालना है? -2 + 1 -1 + 13 13 -1 12। बहुत बढ़िया, सिंपल था। चल भाई, आगे बढ़ते हैं फिर अगला सवाल। अब देखो, अगला सवाल है इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल। अब देखो, इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल में कैसा सवाल होता है। तो इंटरसेप्ट्स मेड बाय ए सर्कल तो बता दिया हूं तुम लोगों को कि जैसे y = mx + c है, तो दो तरीके से इंटरसेप्ट निकलता है। पहला तो होता क्या है कि आप मान लेते हैं कोई एक लाइन है y = mx + c जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो आप करो क्या, इसको निकालने का तरीका ये होता है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 दिया हुआ है। इसमें y की जो वैल्यू है mx + c उठा के यहाँ डाल दो और फिर पूरा x स्क्वायर में x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो x में जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसके दो रूट्स निकलेंगे, x1 और x2। ये जो दोनों रूट्स निकलेंगे ना, x1 x2, ये दोनों पॉइंट्स होंगे, यहाँ का x1 यहाँ का x2। फिर x1 x2 को तुम यहां पर डालोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा y1 और y2 निकलेगा। तो इस तरीके से आपके निकलते हैं, इस तरीके से आपका निकलता है a और b पॉइंट जो आपने इसमें सॉल्व किया। लेकिन ऑब्वियसली तुम फील कर पा रहे होगे कि जब तुम mx + c इसमें डालोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर पूरा क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर क्वाड्रेटिक बना के उसका रूट निकालोगे, रूट निकालने के बाद x और y की वैल्यू यहां डालोगे, फिर x1 y1 और x2 y2 निकालोगे, तो मतलब जन्म जन्मांतर का समय लग जाएगा। तो इसीलिए IIT भी इस बात को समझता है। पहले वो ऐसे सवाल देता था, अब वो ऐसे सवाल नहीं देता है। अब वो बोलता क्या है कि यार ऐसा करते हैं, रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट यूज करते हैं मतलब जैसे यहां पर AB का जो लेंथ है, वो AB का लेंथ क्या होगा? x2 - x1। AB का जो लेंथ होगा वो x2 - x1 अगर वो x कोऑर्डिनेट पे है तो, अन्यथा फिर वो √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1। तो अगर वो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट मान लेते हैं ये AB x एक्सिस पे है, तो x2 - x1 करते हैं तो यही AB की वैल्यू हो जाती है अगर ये x एक्सिस पे होगा तो x2 - x1 को ही जो आगे चलकर सॉल्व किया जाता है तो वो 2 टाइम्स √g² - c आ जाता है, जो अभी मैं फॉर्मूला बताया था। अगर ये लाइन y = mx + c x एक्सिस पे है तो, अन्यथा तो फिर कुछ और आएगा। तो अब यहां से दिमाग लगाना शुरू करना पड़ता है, और एक्चुअली में अब JEE ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछता है क्योंकि इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। पर तरीका, ये फॉर्मूला भी आया कहां से है? यहीं से आया है। क्लियर है? याद रखोगे। बढ़ते हैं आगे। अब ये आपको बता दिया 2 टाइम्स √g² - c। अब यहीं पे अगर मान लो g² - c पॉजिटिव है, मतलब 2 पॉइंट्स पे जाएगा इंटरसेक्शन। अगर ये = 0 हो गया, = 0 मतलब AB की वैल्यू 0 है, 0 है मतलब इसका मतलब ये टच करके निकल जाएगा। और अगर g² - c नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब AB इसको टच ही नहीं कर रहा, सर्किल डज नॉट मीट द x एक्सिस, टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस होते हैं। वैसा ही y में भी होता है, y एक्सिस, y इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं 2 टाइम्स √f² - c। चलो अब सवाल डायरेक्ट देखते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है, if one of the diameter of the circle this is a chord to another circle C whose center is the point of intersection of the line this and this, then the radius of the circle C is। क्या क्या बोल दिया? बोला कि एक सर्कल है ऊपर, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, और वो जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पहले तो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करा के इसका इंटरसेक्शन निकालो। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9x माइनस का 6y = 15। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 13x = 39। x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 डाल दो यहाँ पर, 3 दूनी 6 उधर गया, तो y की वैल्यू आ रही है 2। x3 y2 आ गया, मतलब 3,2 सेंटर है एक सर्कल का।
ठीक। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से सर्कल था, इस सर्कल का सेंटर क्या है? तो ये है 5, -2। कैसे पता चला? इसका आधा करते हैं और साइन रिवर्स करते हैं। तो आधा किया तो 5, साइन रिवर्स किया तो प्लस, आधा किया तो 2 और साइन रिवर्स किया तो माइनस, तो 5 - 2। तो हमारे पास स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि एक सर्कल है 2, 3 पे, 2, 3 यहाँ पर, एक सेंटर यहाँ पर है, और एक है 5, 5 - 2 यहाँ पर। अब कह रहा है ये जो 5 - 2 है, 25, 4, 29, 29 और -13, 29 - 13, 16, 4। तो इस वाले का जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था √G² + F² - C। तो ये G और F है, -G - F, तो इनका स्क्वायर 25 और 4, 29, 25, 4, 29 -13, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। रेडियस यहां से इसका 4 आ गया। अब रेडियस 4 आ गया, रेडियस 4 मैं मान रहा हूं कि ये क्या था, 3,2, 3,2, और ये क्या है 5, -2। तो देखो 5, -2 और 4, 16 और 4, 20। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 4 से ज़्यादा है। वो मैंने निकाल के देख लिया, 5 - 3 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 16 और 4, 20। वो वहाँ, ये इसका रेडियस 4 ही है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आया। अब ये क्या क्या कह रहा है, ये जो पहला सर्कल है जो हमारे को पूरा दिया हुआ है, इसका डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर मैं बना लूँ ऐसा कुछ, जैसे अगर ये बड़ा सा सर्कल बनता है तो ऐसे मानिए कि ये ऐसा बना, तो आप ऐसा समझो कि यहां पर अगर मैं कुछ इस टाइप का बनाता हूं, ये क्या बना दिया मैंने, अबे एक ऐसा सर्कल बनाओ, मोटा मोटी सर्कल जैसा महसूस हो रहा होगा आपको। नहीं महसूस हो रहा तो महसूस करने की कोशिश कीजिए। अरे यार, ये ड्राइंग ना भाई, ड्राइंग में मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। अब वो तंग हाथों से मैं ये काम कैसे करूं, मेरे को समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये सर्कल का सेंटर, ला हौल विला कुव्वत, कैसे बनाऊं मैं सेंटर? ये सर्कल तो आपको महसूस हो ही रहा होगा, ये बिल्कुल सर्कल दिख रहा है, गोल सा सर्कल, और ये डायमीटर है। यार बस मान लो यार, बस हो गया यार, अब इससे ज़्यादा मेरा ड्राइंग नहीं हो सकता। जो भी है, जैसा भी है, सर्कल है, खूबसूरत है, और कोई भी इसको कुछ और बोलेगा नहीं, ये खूबसूरत बहुत है भाई साहब। ये डायमीटर है, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो ये सर्कल हो गया, जो भी था, जैसा भी था। अब बोल क्या रहा है हमको, क्या बोल रहा था, भूल ही गए। Is a chord of another circle C whose center is the point of the intersection of the lines this, then the radius of the circle C। अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनो, हमसे पूछा है कि ये जो सर्कल है ना, बड़ा वाला, ये जो लड्डू है, बड़ा लड्डू, इसका रेडियस क्या होगा बॉस? तो देखो, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रेडियस होगा बड़े वाले सर्कल का, और ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 - 2 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 20, तो √20 है इसके बीच का डिस्टेंस। और ध्यान से समझो, ये जो लाइन है ये डायमीटर थी, ये तो पहले ही बोला था। अगर ये डायमीटर है तो इसका आधा कितना होगा? डायमीटर का आधा कितना होगा? तो डायमीटर का आधा रेडियस होगा, तो रेडियस होगा तो मतलब 4 होगा, सही है। तो रेडियस स्क्वायर बराबर √20 का स्क्वायर मतलब 20, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 20 और 16 36, रेडियस स्क्वायर 36, मतलब रेडियस की वैल्यू 6। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा डायग्राम इसका थोड़ा अलग सा था, परंतु सवाल आसान था। क्या ये महसूस कर पाए?
सारे लोग समझ पाए? सवाल में कोई कठिनाई नहीं थी। हाँ, आपको अब डायग्राम्स थोड़े बनाने पड़ेंगे। ये जो टाइप 2 सवाल है इसमें डायग्राम्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब सर्कल का इंटरसेक्शन होता है, ये जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, कहा गया, हाँ, इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल, तो जो सर्कल का इंटरसेक्शन होता है इसमें ज्योमेट्री ज़्यादा लगती है और डायग्राम से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छा सवाल था, कितना अच्छा डायग्राम बना के मैंने समझा दिया, तुरंत सबको समझ में भी आ गया होगा। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था? टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई, टू सर्कल्स इन द फर्स्ट quadrant of radii r1 r2 touch the coordinate axes. Each of them cuts off an intercept of 2 units on the line x plus y equals to 2. Then r1 square plus r2 square minus r1 r2 is equals to. बहुत बढ़िया सवाल, बढ़िया है, ध्यान से देखो। और इस सवाल को समझने के लिए तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर बोला है टू सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई r1 r2, पर एक्चुअली में एक ही सर्कल है। ये कैसे? बोला तो दो सर्कल है। ध्यान से देखो, तुम एक सर्कल बनाओ, एक ऐसा सर्कल जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को दोनों जगह पे टच करके निकल जाए। क्लियर? बना दिया। मानते हैं ये यहां से ऐसा पॉइंट आया, ये यहां से ऐसा पॉइंट आया, तो ये तुम समझ पा रहे होगे ये एक स्क्वायर नुमा बन जाएगा। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। तो लेट सपोज ये a, है, तो इसका रेडियस भी a बन जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर। सही है? सबको क्लियर है? ठीक है। ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब क्या बोला है यहां पर? यहां पर बोल ये रहा है कि भैया एक लाइन है ऐसा सा, ये x ये यहां पर 0,2 पे कट कर रहा है, ये यहां पर 2,0 पे कट कर रहा है। तो ये जो इंटरसेप्ट है ना, जो सर्कल के अंदर है, यहां से लेकर यहां तक वाला, इसका जो ये जो है ये लेंथ, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स का इंटरसेप्ट है। ठीक है? ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो कि एक बात बताओ कि तुम अगर यहां से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो ये परपेंडिकुलर तुमको ये समझ आ रहा है कि ये जो कॉर्ड है इसको आधे आधे में बांटेगा। आधे आधे में बांटेगा मतलब ये 1 हो जाएगा और ये भी 1, और यहां से इसको अगर जोड़ देते हो तो ये रेडियस a के बराबर आएगा। सही बात? अब ये जो डिस्टेंस d है, क्या ये डिस्टेंस d निकाला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, निकाला जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका फॉर्मूला आपको कल के सेशन में पढ़ाया था कि आप क्या करेंगे, ये जो लाइन का है उसका इक्वेशन निकालिए। तो इसका इक्वेशन तो दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 2 है, मैं उसको -2 इक्वल्स टू 0 लिख लूंगा। और इस लाइन में आप जो पॉइंट है उस पॉइंट को डाल दीजिए डिवाइडेड बाई इसका पाइथागोरस याद करो, इसके कोएफिशिएंट का। तो ये डिस्टेंस d निकाला जाना मुमकिन है। d की वैल्यू होगी a प्लस a माइनस 2 डिवाइडेड बाई √1 स्क्वायर मतलब √2। ये है डिस्टेंस d, ये है डिस्टेंस d, और ये डिस्टेंस d, तो d का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर कर सकते हैं। d का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप वही काम करो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे d स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। d के स्क्वायर की जगह पे a और a क्या है? a और a 2a माइनस 2, तो 2 कॉमन आ गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 2 कॉमन आया और बचा a माइनस 1, और नीचे रखा हुआ है √2। तो √2 को काटेगा कितने बार में? √2 टाइम्स में, √2 टाइम्स में। तो ये आ गया d की वैल्यू, d इक्वल्स टू √2 टाइम्स a माइनस 1। तो d का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2, और a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये इधर आकर a स्क्वायर काटेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, 2a स्क्वायर और ये इधर a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस का 2a इंटू 2 माइनस का 4a, और ये 2 1 जा 2, 2 और प्लस 1 3, तो प्लस का 3 बराबर का 0। तो यहाँ से आ गया a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 और इज इक्वल्स टू 0, ये 0 आया। तो अब आपका a 2 आया, a की वैल्यू 3 आई या फिर a की वैल्यू 1 आई। ठीक है? अब ध्यान से देखो बेटा, आप समझ पा रहे हो क्या कि आपका जो a है वही आपका रेडियस है, आपका जो a है वही आपका रेडियस है। और अब महसूस करो कि अगर तुम्हारा रेडियस एक बार 1 आया है और एक बार 3 आया है, तो क्या तुम्हारे पास 2 अलग अलग सर्कल नहीं होगा? एक सर्कल इतना बड़ा और एक सर्कल एक और छोटा सा होगा। यहां पर मैं ऐसा बना देता हूं, जो 1 यूनिट वाला सर्कल होगा जिसके बाहर ये पॉइंट होगा और ये सारी चीजें बाहर से ऐसा कैलकुलेट होंगी। तो ऐसा ही
ये सवाल में 2 सर्कल्स का जो जिक्र किया है वो ऐसे ही 2 सर्कल्स का जिक्र किया है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, इसका रेडियस 1 इसका रेडियस 3, और इसीलिए उसका R1 और R2 लिखा था, क्योंकि आपके पास भी 2 रेडियस आया 3 और 1, तो यही आपके वैल्यूज हैं R1 R2। अब आपसे पूछा यही R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 वैल्यू बता दीजिए, तो आप ये सारे वैल्यूज लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, 9 और 1 10 माइनस 3, आंसर इस 7। क्लियर है क्या? तो ये चीज यहां पर थोड़ी समझनी थी कि अच्छा ऐसा पूछ रहा है, आपको एक का सॉल्व करना था, एक से जो 2 वैल्यूज आएंगे वही दोनों वैल्यूज आपके R1 R2 हो जाएंगे। अगर स्टार्टिंग से 2 सर्कल लेकर चल रहे होते तो नहीं बनता। क्या ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्यों भाई, समझ में आया सबको? पक्का पक्का मजा आया? हाँ, अगला सवाल, हर सब्जेक्ट का क्या होगा वो सौमेन क्या बोल रहा है भाई, सौमेन चौधरी ब्रो, कल महा रिवीजन क्लास नहीं है, वो वीडियो बस महा रिवीजन सीरीज लॉन्च का वीडियो है, अब स्पैम मत कर। अच्छा चलो इधर ध्यान से देखो भैया। वाह सर क्या क्वेश्चन है। अरे जसलीन बस देखो, अगर तुम स्वाद लेने लगी ना हर सवाल में तो बस जीवन संवर जाना है और कुछ नहीं। इफ द सर्कल दिस passes through the point this and its center lies on the line this, then the length of intercept made by the circle on x axis is। वाह वाह क्या सवाल है, जरा ध्यान से देखो। क्या बोला कि ये जो सर्कल है ये इससे पास कर रहा है, इस सर्कल में देखो g और c अननोन है, मतलब 2 अननोन क्वांटिटी है। तो अगर मैं 6 1 को इसमें डाल देता हूं तो एक इक्वेशन मिलेगा g और c में, लेकिन 2 अननोन है, एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, एक और इक्वेशन चाहिए। तो दूसरे इक्वेशन के लिए कह रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, ये x माइनस 2cy इक्वल्स टू 8। तो इस सर्कल का सेंटर है क्या? तो इस सर्कल का सेंटर इसका आधा और साइन रिवर्स मतलब g, इसका आधा और साइन रिवर्स मतलब -3। तो मतलब g, -3 इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो g, -3 डालेंगे तो यहां पर भी g और c में एक इक्वेशन आएगा। तो g और c 2 अननोन और 2 इक्वेशन हमको मिल जाएंगे, तो 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। g और c जैसे ही आएगा, हमसे पूछा है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस। x एक्सिस का इंटरसेप्ट का फॉर्मूला रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c। तो g और c जैसे ही मिलेगा आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आसान है, कोई बड़ा कठिन नहीं है। आप ऐसा करो 6 1 इसमें डाल दो तो 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 37, 6 यहाँ डालोगे तो माइनस का 12g, 1 डालोगे तो प्लस का 6 और माइनस का 19c बराबर का 0। 12 और g और c उधर भेज दो, 36 और 7 43, तो ये हो गया 12g प्लस 19c बराबर का 43, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, g माइनस 3 यहाँ डालेंगे तो g और माइनस 3 यहाँ डालेंगे तो प्लस का 6c, तो g और प्लस का माइनस और माइनस प्लस हो गया 6c और इज इक्वल्स टू 8। तो g प्लस 6c इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, g की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 माइनस 6c उठा के ऊपर डाल देते हैं। तो चलो, तो g की वैल्यू निकालो, g की वैल्यू डालो इसमें, तो g की वैल्यू अगर इसमें डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, g की जगह पे 8 माइनस 6c और प्लस का 19c बराबर का 43। ठीक है, अब सॉल्व करो, 12 8 96 माइनस 12 6 72 माइनस का और 19 का तो 53 आ रहा है, 96 माइनस का 53c बराबर का 43, c की वैल्यू 1 आ रही है। c की वैल्यू 1 जैसे ही आई, c की वैल्यू 1 यहाँ डालो, g की वैल्यू 2 आ रही है। तो g की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, इंटरसेप्ट 2 टाइम्स रूट g स्क्वायर माइनस c। तो इसके हिसाब से एक मिनट गलती कर दिया। हाँ, ये g स्क्वायर माइनस c, ध्यान से देखना, यहाँ गलती कर दोगे तुम। कैसे? फॉर्मूला तो यही होता है रूट अंडर g स्क्वायर माइनस c, बट ये जो c होता है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है सर्कल का। सर्कल का कांस्टेंट c नहीं है बल्कि -19c है। ये गलती मत कर देना, मैं अभी ये बस गलती कर नहीं जा रहा था। g तो सही है -2gx, क्योंकि यहां पर अगर g देखोगे तो g यहां पर क्या होता है, g जो वैल्यू होती है, g तो हमने वैल्यू निकाली है, पर हमारे जो इंटरसेप्ट निकलता है वो 2 रूट अंडर ऐसा लिखना चाहिए, कैपिटल G स्क्वायर माइनस कैपिटल C, और कैपिटल G स्क्वायर मतलब यहां पर फिर इक्वेशन बनेगा प्लस 2gx। तो यहां पर g हमारा आया 2,
तो जब यहाँ 2 डालोगे तो कैपिटल जी की वैल्यू -2 आ रही है, कैपिटल जी की वैल्यू -2 आएगी। तो -2 से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करो +2 का स्क्वायर फर्क नहीं पड़ेगा, बट सी में फर्क पड़ेगा। अगर आप सी की वैल्यू 1 डालते हो तो ये हो गया -19, तो +2gx + 2fy प्लस का c, तो ये जो c है इक्वल्स टू -19 आ जाएगा। तो अब ये c की वैल्यू 19 डालोगे तो अब तुम्हारा यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो 2√√2 का होल स्क्वायर माइनस c के जगह पे -19, तो ये बनेगा 4 और 19 23, 2√23। ये होगा आंसर। ये गलती मत कर देना भाई, फॉर्मूला क्योंकि बताया हूं तुमको, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 है। तो ये c होना चाहिए। अब यहां पर c के जगह पे -19c दिया हुआ, तो आपने जो c निकाला और ये जो c है ये अलग अलग है ना। c का मतलब यहाँ पे पूरा कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट तो आपका -19 है, तो आप उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो हेंस आंसर बिकम्स 2√23। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। अगला सवाल, लेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस मेड बाय द सर्कल दिस बी 2√2 एंड 2√5 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू अ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज इक्वल टू, ठीक है। पहले तो इंटरसेप्ट निकालो। तो देखो इंटरसेप्ट का क्या होता है, x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो 2√g² - c होता है। ये दिया हुआ है 2√2, इसका मतलब 2 निपटा दो, √g² - c √2 के बराबर, मतलब g² - c 2 के बराबर। अब g क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है यही 2g होती है, तो इसके हिसाब से ये हो गया a/2 का होल स्क्वायर, g की वैल्यू a/2 -a/2 है, और माइनस c तो c ही है, ये वैल्यू 2, ठीक है। तो पहला इक्वेशन यहाँ से। दूसरा 2√f² - c होता है बराबर 2√5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2ay है, तो f यही होता है 2fy, तो 2fy a के f के जगह पे a आ गया, तो 2 से 2 कटा, तो ये हो गया a² - c बराबर 5। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, a² - c बराबर 5, और ये हो गया पहला इक्वेशन a/2 का होल स्क्वायर - c बराबर 2। दोनों को अगर माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a² - c बराबर 5, a²/4 - c बराबर 2। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो माइनस करके यहाँ पे 3 आ जाएगा, c निपट जाएगा, ये हो जाएगा 3a²/4। यहाँ से कटा, a की वैल्यू आ गई +-2, a की वैल्यू +-2 पर यहाँ पर दिया हुआ है a नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब a की वैल्यू -2। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही a की वैल्यू -2 आई, तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्या, x² + y² माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का c बराबर का 0। अच्छा c भी निकाल लेते हैं ना फिर, a -2 है, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 उधर 4 और माइनस c उधर भेज देंगे, 4 - 5 -1, c की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये हो जाएगा -1, c की वैल्यू आ गई -1। इक्वेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। अब इस सर्कल का टेंजेंट क्या है भाई, तो इस सर्कल का टेंजेंट है, पहले सर्कल का सेंटर क्या है, तो 1,2 दिख रहा है मेरे को, तो 1,2 में यहाँ पर आ गया, और 1,2 5 और 6 √6, तो ऐसा कुछ सर्कल दिख रहा है मेरे को। अरे सर्कल मेरे को दिख रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल। अब ये सर्कल जैसे ही दिखा, ये सर्कल जैसे ही दिखा, अब इस सर्कल पे बोल रहा है कि ये कोई टेंजेंट है, तो अब देखो ध्यान से, बोल रहा है देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू अ टेंजेंट टू दिस सर्कल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप बताओ, तो इस लाइन का स्लोप दिख रहा है -1/2। इस लाइन का स्लोप अगर -1/2 है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा उसका स्लोप 2 होगा, ऐसा ही है ना। -1/2 दिख रहा है, तो -1/2 का परपेंडिकुलर 2 होता है। तो एक दो स्लोप 2 वाला, स्लोप 2 पॉजिटिव है, तो स्लोप 2 पॉजिटिव है मतलब कोई ऐसा लाइन हो सकता है, एक तो ऐसा लाइन जो इधर से जा रहा हो ऐसे टेंजेंट हो जाए, या फिर कोई ऐसा लाइन जो इधर से जा रहा हो और इस पर टेंजेंट हो जाए, यही दो लाइन हो सकते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस लाइन, ये जो लाइन टेंजेंट है, इसका दूरी, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो ऑरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बात पक्की है कि हमारा जो लाइन होगा वो इस पे टेंजेंट है, और
इसका स्लोप 2 है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये कि अब मेरे को चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक बात। तो चलो निकालते हैं। तो देखो ये जो लाइन है स्लोप वाला वो होगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो फॉर्मेट है इसमें हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस सी नहीं लिखते हैं, k लिख देते हैं, सी तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस के, ये है हमारा लाइन। इस लाइन पे ये लाइन यहां से परपेंडिकुलर होगा, कौन से पॉइंट से? ये जो सेंटर है, सेंटर इसका क्या है 1,2 से। अब ध्यान दो ये यहां से जो परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। इसका रेडियस कितना है? तो रेडियस निकाल दो, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, 4 प्लस 1 5 और माइनस ऑफ माइनस 1 6, रूट 6 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 1,2 से डिस्टेंस इस लाइन का निकालते हैं और 6 के बराबर कर देते हैं, के आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, अरे नहीं डिस्टेंस ही तो पूछा, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछा है? देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू अ टैंजेंट टू दिस, अच्छा सॉरी पहले तो ये लाइन निकालना होगा क्योंकि हमको ऑरिजिन से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, सॉरी। तो पहले लाइन निकालो, तो इसको क्या करोगे 1 2 से इसका डिस्टेंस निकालें, तो ये इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस के बराबर का 0। इस लाइन का दूरी 1 2 से कितना होगा? तो 1 2 इसमें पुट कर दो, 1 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2 इंटू 1 2 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस का के डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये रूट 5 हो गया, ये मॉड आ गया, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d रूट 6 के बराबर, ये रेडियस रूट 6 के बराबर। तो इसके हिसाब से दोनों तरफ क्या कहते हैं वो करो, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये तो हो गया के स्क्वायरिंग भी क्यों करो, रूट 5 रूट 6 रूट 30, तो k की वैल्यू आ गई रूट 30। तो हमारा लाइन मिल गया हमको इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस रूट 30, 2x माइनस वाई प्लस रूट 30, और प्लस रूट 30 सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा, तो आपका जो लाइन बनेगा ये प्लस माइनस रूट 30 दोनों होगा, तो ये आपका लाइन बन गया। इस लाइन की दूरी पूछी जा रही है कहाँ से? ऑरिजिन से। कहाँ से पूछी जा रही है? ऑरिजिन से। तो ये लाइन हो गया, लाइन की दूरी ऑरिजिन से, लाइन की दूरी डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ऑरिजिन डालो 0 0, तो आ गया रूट 30 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 5, और ये मॉड लगा दिया तो रूट 30 बटा रूट 5 रूट 6 आ गया आंसर, रूट 6। बल्ले बल्ले, क्लियर है भाई? बोलो हाँ या ना। सर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूं सर? प्रैक्टिस करो रोहन, उसका सोल्यूशन देखो, उसका सोल्यूशन देखकर उस क्वेश्चन को समझो, फिर वापस से एक बार खुद से बनाओ और यही वाला साइकिल बार बार रिपीट करो, इससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रूट 6। अगला सवाल, अब आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या है? पोजीशंस ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का पोजीशन क्या है, 2 सर्कल का पोजीशन क्या है, मतलब इसमें बेसिकली आपको ये 4 सिचुएशन याद रखने हैं। 4 सिचुएशन कैसे? जैसे एक सिचुएशन हो सकता है दोनों सर्कल एकदम दूर दूर है, दूर दूर मतलब दोनों सर्कल टच नहीं किए हैं बिल्कुल, तो जब टच नहीं करेंगे तो इसके सेंटर पे, जैसे मान लो ये सेंटर है इसका ये सेंटर है, तो दोनों के सेंटर की जो दूरी है, सिर्फ ये सेंटर की दूरी हम लोग C1 C2 से दिखाते हैं, सेंटर 1 सेंटर 2 C1 C2, ये दूरी हर हाल में रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 अगर जोड़ेंगे तो उससे ज्यादा ही होगी, ऐसा ही होगा ना। तो C1 C2 विल बी ग्रेटर देन रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, क्योंकि रेडियस 1 इतना ही सा है, रेडियस 2 इतना ही सा है, ये दूरी बहुत ज्यादा है। पर जैसे ही दोनों टच हो जाते हैं, टच हुए हैं, कट नहीं किए हैं, तो जैसे ही दोनों टच हो जाते हैं तो अब तो तुम समझ रहे होगे कि अच्छा ये C1 और ये जो C2 है इसकी दूरी R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगी, तो हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब ये जैसे ही इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो फिर ये R1 प्लस R2 के बराबर नहीं, उससे छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि C1 C2 अभी बराबर है, पहले C1 C2 बड़ा था, देखो बड़ा था फिर बराबर हुआ, तो अब और अंदर गया तो C1 C2 छोटा हो जाएगा R1 प्लस R2 से, C1 C2 इज छोटा देन R1 प्लस R2। तो ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा ये यहाँ से यहाँ पर ये C1 और ये C2, तो ये R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये R1 माइनस R2 के मॉड से बड़ा रहेगा, डिफरेंस ऑफ रेडियस से ये बड़ा रहता है C1 C2, जब ये कट किया है 2 पॉइंट पे, ठीक। अब एक और सिचुएशन की, अंदर आते आते और अंदर आ गया और अंदर से टच करने लगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है अंदर से, तो इंटरनल टचिंग जब हुई एक पॉइंट पे, तो ऐसी अवस्था में C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 हो जाती है। इन केस अगर नहीं समझ पा रहे तो समझ ऐसे लो, मान लेते हैं ये C1 और मान लेते हैं ये C2, तो बेटा ये है R2, देखो ये है R2
ये है C1 C2 और यहां से लेकर यहां तक पूरा है R1। तो तुम देख पा रहे हो क्या कि R1 जो है वो C1 C2 प्लस R2 के बराबर है। R1 जो है वो है C1 C2 प्लस R2 के बराबर। तो R2 को इधर भेजोगे तो R1 माइनस R2, तो C1 C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2, इसलिए आता है। ठीक है, और अब ये और अंदर चला गया, मतलब अब टचिंग भी खत्म हो गया, तो ये C1 C2 R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाएगा। ये इसके बराबर था, अब इससे भी और छोटा हो जाएगा। तो आपको ये 5 कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखना है। 5 में से पहला वाला कंडीशन तो बहुत ऑब्वियस है, तो इसको साइड कर लो, पर बचे हुए 4 कंडीशन आपके ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इन पे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन थोड़ा दिमाग में छाप लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग दिस थर्ड वन कि C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2 के बीच का रहता है। क्लियर? और ये दूसरा वाला C1 C2 इज इक्वल टू, जब इंटरनल टचिंग है तो R1 माइनस R2 के बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन याद रखना है, ये इस पे बहुत सवाल आते हैं। क्लियर? तो ये दोनों पे स्टार लगा दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल टाइप 3 में सवाल कहता है कि इफ द सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्शन अभी अभी हमने देखा था, ये और ये अगर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो C1 C2 जो होता है वो छोटा होता है R1 प्लस R2 से, और बड़ा होता है R1 माइनस R2 के मॉड से, जो भी बड़ा रेडियस है, पता नहीं कौन सा होगा, पर इससे। ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो इसका सेंटर क्या है, C1 क्या है? C1 है इसका -1 -2, और इसका C2 क्या है? तो यहाँ पर ये इसका C2 होगा तुम्हारा 2,2, क्योंकि इसका आधा करते हैं और साइन अपोजिट करते हैं। इसका रेडियस R1 जो है वो है R के बराबर, और इसका रेडियस R2 जो है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2, क्योंकि 4 प्लस 4 माइनस 4, तो 4 प्लस 4 8 माइनस 4 4 और रूट अंडर 4 2, तो R2 आ गया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो पहले तो C1 C2 निकालना होगा, तो C1 C2 निकालो। C1 C2 3 का स्क्वायर और प्लस का 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो C1 C2 ये आ गया 5। आगे बढ़ते हैं। तो ये अब अपने को रिलेशन पता है, C1 C2 वाला ये रिलेशन पता है, यहाँ रिलेशन पे डाल दो वैल्यू। C1 C2 है 5 लेस देन R1 प्लस R2। R1 क्या है? R प्लस वहाँ पे 2, और ये इधर R1 माइनस R2, तो R और माइनस 2 और इसका मॉड। क्लियर है? अब इसको अलग सॉल्व करोगे और इसको अलग, क्योंकि यहाँ पर मॉड है, ध्यान रखना ये माइनस वाले में हमेशा मॉड आता है, तो मॉड अलग सॉल्व होगा और विदाउट मॉड अलग सॉल्व होगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये तो बड़ा सिंपल है, 2 इधर भेज दो तो R इज ग्रेटर देन 3। तो अगर सिर्फ इसको सॉल्व करें तो यहाँ सर आ रहा है R इज ग्रेटर देन 3। ये तो सिंपल था। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख रहा हूँ R माइनस 2 का मॉड इज लेस देन 5। जब भी मॉड सॉल्व होता है लेस देन में, तो मॉड खुलता है तो ये 5 और इधर -5 और बीच में ये आ जाएगा, मतलब R माइनस 2 ये 5 से लेकर -5 के बीच में आ जाएगा। मॉड का यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन केस अगर नहीं याद हो तो आप याद रखना है इसको ऐसे, मॉड x इज लेस देन a, तो x जब भी ओपन होता है तो a से -a के बीच में x जाता है। क्लियर? ग्रेटर देन में ये उल्टा हो जाता है, अगर ये मॉड x है ग्रेटर देन a है तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन a और x लेस देन -a, ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो +2 कर दो तीनों में, +2 करोगे तो ये -3, ये R और ये 7। तो ये कह रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, और ये कह रहा था कि R 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये कह रहा है 3 से बड़ा, ये कह रहा है 7 से छोटा, तो 3 से बड़ा 7 से छोटा, आंसर इज 3 से 7। क्लियर है? समझ में आया सबको? तो हेंस वी हैव गॉट दिस आंसर। तो ऐसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर? इसको ध्यान में रखिएगा, जरूरी है, साल 2024 का ही सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 1 0 एंड टचिंग द सर्कल दिस BHK, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया एक सर्कल है जो कि 0 0 से और 1 0 से पास कर रहा है। ठीक है, पास कर रहा है, और ये ना x² + y² बराबर 9 सर्कल को टच कर रहा है। अब सोच के देखो, ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 है, तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और वो सर्कल इसको सिर्फ टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है,
तो ये तो भैया तभी मुमकिन है जब वो सर्कल इतना बड़ा हो कि वो उसको बाहर से ऐसे ऐसा टच करते हुए चला जाए। ये तो तभी मुमकिन है, अदरवाइज तो नहीं मुमकिन है। और अगर इसे छोटा बनाओगे तो मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो एक सेकंड यार रुक जाए भाई। हेलो, हाँ आप आ सकते हैं, लोकेशन शेयर कर दो। इन पूरी सी सेक्टर, बीमा हॉस्पिटल। हाँ बीमा हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल। यश कहाँ है? ओए यश, ओए, इस नंबर पे यहाँ का लोकेशन शेयर बात, हाँ व्हाट्सएप पे, और इससे बात भी कर लेना यहाँ बुलाने के लिए। हाँ सॉरी यार, हाँ आगे बढ़े, सॉरी यार आगे बढ़े, वेरी सॉरी, कुछ ज़रूरी था वो। हाँ आगे बढ़े, वेरी सॉरी। तो कहाँ थे? ये तभी मुमकिन है जब ये बाहर से इसको एक्सटर्नल टचिंग करे। तो अब ये बाहर से एक्सटर्नल टचिंग कर रहा है, आप ध्यान से देखो। तो एक बात तुमको समझ में आ गई होगी कि अच्छा ये बड़े वाले सर्कल का इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस क्या है? 3 है, और इसका रेडियस तो अननोन है, मेरे को नहीं पता। पर ये 0 से और 1 से पास कर रहा है, मैं मानता हूं कि इसका सर्कल का कुछ सेंटर यहां पे रहा होगा, से फॉर एग्जांपल जहां पे भी रहा होगा। तो इसका सेंटर दिया हुआ है h, के, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है? 4 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मतलब ये 4 टाइम्स रेडियस स्क्वायर पूछ रहा है। मान लेते हैं इसको रेडियस 1 स्क्वायर पूछ रहा है, रेडियस 2 दिया हुआ है, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, एक बात तुम समझ रहे हो क्या? वो ये कि एच स्क्वायर के स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये के बराबर होगा, क्योंकि ये h होगा और ये k होगा, तभी तो ये h, k है। तो ये k के बराबर होगा, और ये पूरा डिस्टेंस 1 है। जैसे ये 0 0 पे कट किया और ये 1 0 पे कट किया, ये सर्कल में यही बोल रहा है ना, 0 0 और 1 0 से पास कर रहा है सर्कल। तो ये 1 है, तो मतलब ये वाला डिस्टेंस हाफ है। तो अगर मैं पाइथागोरस लिखूं तो एच स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर, मतलब ये है h, के, तो ये इसका डिस्टेंस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ। तो अच्छा, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, पाइथागोरस भी क्यों लिखोगे तुम? फिर तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना। आंसर ये आ गया कि अगर ये हाफ है तो यही तो h है ना, यही तो h होता है और ये k होता है, तभी तो ये h, k बनता है, मतलब h की वैल्यू हाफ आ गई। अरे वाह, ये भी बल्ले बल्ले। तो h की वैल्यू हाफ आ गई, मतलब एक तो तुमको मिल गया। अब दूसरी चीज कैसे मिलेगी? तो दूसरी चीज बड़ी सिंपल है। दूसरी चीज ऐसे मिलेगी कि आपको पता है जब इंटरनल टचिंग होता है, इंटरनल टचिंग, तो ऐसी अवस्था में याद करो C1 C2 बराबर R1 माइनस R2 का मॉड। ऐसा ही होता ना, R1 माइनस R2 का मॉड। तो C1 C2, अब देखो, ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। तो ओरिजिन से दूसरे वाले सेंटर का दूरी क्या है? मतलब 0 0 से HK का दूरी क्या है? तो h स्क्वायर के स्क्वायर रूट अंडर। तो ये लिख लो रूट अंडर h स्क्वायर के स्क्वायर, h की वैल्यू अपने को पता है, इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ऐसे ही तो R1 माइनस R2, R1 अपने को नहीं पता, R1 क्या है? R1 यही है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। R1 क्या है? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर। ये R1 माइनस R2 क्या है? 3, इसका मॉड। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो सॉल्व कैसे होगा? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये हो गया स्क्वायरिंग, ये हो गया स्क्वायरिंग, तो ये हो गया h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया, इन दोनों का स्क्वायर करो तो इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6, और रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो बड़े सिंपल तरीके से ये दोनों तो निपट गए। इस 6 को इधर ले आओ, उधर 9 रहने दो। तो तुम सॉल्व क्या करोगे? तुम लिखोगे 6 रूट h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर का 9, इसको काटो, ये h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 6 से 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये h की वैल्यू क्या है? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर बराबर का 9/4। तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ रही है 9/4 माइनस 1/4, 8/4, 2, k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2, k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस रूट 2।
तो अब हमारे पास इनफैक्ट वैसे इतना भी निकालना नहीं था अपने को, एच स्क्वायर के स्क्वायर चाहिए था ना, यही तो आ गया एच स्क्वायर के स्क्वायर, सॉरी इतना भी करने की आवश्यकता नहीं। ये 3/2 का होल स्क्वायर आया मतलब 9/4 आया, ये 9/4, यही 9/4 यहाँ डाल दो तो 4 × 9/4 आंसर आ गया 9। क्लियर है, सारे समझ गए? तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होना था, ज्यादा कठिन नहीं था। तो ऐसे टाइप वाले जो सारे सवाल हैं जहां पर सर्कल का इंटरसेक्शन, मतलब दो सर्कल के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, टच करेगा कि इंटरसेक्ट करेगा, ये वाले सारे सवाल आसान हैं। बस आपको ये कंडीशंस याद होने चाहिए, C1 C2, R1 - R2 कब है, R1 + R2 कब है, कब R1 - R2 से R1 + R2 के बीच में है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखोगे तो बड़े आराम से बन जाएगा। बड़े आगे, चल भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अब अगला सवाल ये है 13 नंबर सवाल। सवाल क्या कहता है? कहता है x - अल्फा का होल स्क्वायर y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर। दूसरा सर्कल है ये, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट 6, दोनों एक दूसरे को बाहर में से टच कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा और ये जहां टच कर रहे हैं ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है 6,6। ठीक है, if the point 6,6 divides the line segment joining the centers of the circle C1 C2 internally in the ratio 2:1, क्या बोल दिया? बोला कि ये सर्कल का सेंटर 1 है, ये सर्कल का सेंटर 2 है, इन दोनों का लाइन जो ज्वाइन हुआ है ये 2:1 में बट रहा है। तो सर्कल का सेंटर 1 क्या है? तो ये है भैया अल्फा कॉमा बीटा दिया हुआ है वहां पर, और सर्कल का सेंटर 2 है तो ये है 8,15/2, 8,15/2, ये इस रेशियो में बट रहा है। तो यार अगर इस रेशियो में बट रहा है तो अल्फा बीटा तो यहीं से निकल जाएगा, रेशियो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। पर देखते हैं पूछा क्या है। लाइन में जो है C1 C2 इंटरनली दिस देन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, आपसे अल्फा बीटा ही पूछा है, अल्फा बीटा निकाल लोगे तो फिर रेडियस 1 रेडियस 2 भी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो अल्फा बीटा कैसे निकालोगे। तुम ये पॉइंट दिया हुआ है 6 तो 6 लिखो, 6 = 2 × 8 16 और 1 × अल्फा तो प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, यही होगा ना। और फिर दूसरा 6, y वाला कोऑर्डिनेट भी 6 है, 2 × 15/2 मतलब 15 प्लस 1 × बीटा, तो 1 × बीटा डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो 2 + 1 6 × 3 18, बीटा की वैल्यू 3। तो अल्फा और बीटा तो अपने को मिल गया बहुत सिंपल तरीके से। इतने सिंपल तरीके से अल्फा बीटा मिल गया। जैसे ही अल्फा बीटा यहाँ डालोगे आपको R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर चाहिए ना। R1 R2 कैसे मिलेगा भाई? अच्छा, R1 R2 तो ऐसे ही मिल जाएगा, R1 R2 तो ऐसे मिल जाएगा। आप इन दोनों के बीच का यहाँ पर ये आपको मिल गया ना, क्या 2,3, तो जैसे ही 2,3 निकला और ये 6,6 निकला, तो 2,3 6,6 ये है आपका R1। तो R1 निकालने के लिए क्या करोगे? बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो R1 = ध्यान से देखो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो 6 - 3 3 और 6 - 2 4, तो ये हो गया √3² + 4² तो 3² 4² मतलब ये हो गया 5, और ये 5 है तो ये उसका आधा होगा, क्योंकि ये 2 है तो ये 1 है, तो R2 क्या हो गया? R2 हो गया 5 का आधा। ठीक है, तो R1 R2 अपने को मिल गया। जैसे ही R1 R2 मिल गया, अब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 3 तो हो जाएगा 2 + 3 5 प्लस 4 टाइम्स R1 क्या था? 5 का स्क्वायर, R2 क्या है? 5/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, 25 × 4 = 100 और 25 नीचे 4 तो ये हो गया 25 और यहाँ पर हो गया 5, आंसर 130। सही है भाई? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कर लोगे पक्का पक्का? बोलो भाई, सब बढ़िया, कर लोगे? चलिए जी, अगर सारे लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब बात करते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन प्रॉब्लम। तो सर्कल और इंटरसेक्शन, अभी हम लोग क्या कर रहे थे? दो सर्कल का इंटरसेक्शन या दो सर्कल का टचिंग। अब हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल और लाइन के बीच का इंटरसेक्शन। तो जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, C2 be a circle having center -1,0 and radius 2, ठीक है। If the line common chords of C1 and C2 intersects at y-axis at the point P, then the square of the distance of P from the center C1 क्या होगा? अब ध्यान दो, कॉमन कॉर्ड का एक फॉर्मूला होता है। जैसे अगर ये सर्कल का इक्वेशन है ना, इसको मानते हैं S1, और ये भी निकल जाएगा, जैसे 1,0 है तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, y² = 2², ये भी इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को मानो तुम S2, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड का एक फॉर्मूला होता है जो पढ़ाया जाता है सर्कल में, वो होता है S1 - S2। सर्कल 1 - सर्कल 2 अगर कर दोगे तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आता है, ठीक है। वो काम तुम यहां कर दो।
तो S1 माइनस S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 1, और माइनस करना है इसमें ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं प्लस, हाँ पूरा माइनस कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1, और इसको इधर ले आओ तो 1 और -4 -3, ठीक है। ये दोनों को माइनस करो तो जैसे ही माइनस करोगे तुमको दिखेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x तो -4x और माइनस 2y तो -2y और 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आता है। तो यहाँ से 2 निपटा दो और माइनस भी कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 2 बराबर का 0, 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या कहा, इफ द लाइन ऑफ द कॉमन कॉर्ड C1 C2 इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट पॉइंट P, ये लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट P पे काट रहा है, तो y एक्सिस का मतलब y एक्सिस को कहाँ काटेगा ये निकाल सकते हो, हाँ वो x को 0 कर दो, y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, x 0 कर दो, x 0 करो तो y इक्वल्स टू 2 आ गया, तो दिस एम्प्लॉय 0,2। तो पॉइंट P हमारा आ गया 0,2। देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर ऑफ C1 का सेंटर क्या है, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर निकालने का तरीका क्या होगा, बड़ा सिंपल है भैया, ये x इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 है ना, तो 1 1 2, ये 1 का स्क्वायर, ऐसा बन रहा है ये सर्कल ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि ये -2x है तो x माइनस 1 से ही -2x आएगा, और ये -2y है वो भी y माइनस 1 से ही आएगा। तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर क्या आ गया 1,1, 1,1 सर्कल का सेंटर 1 और ये P, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस क्या होगा PC1 जो डिस्टेंस है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 और 1 माइनस 2 का 1 का स्क्वायर और ये रूट अंडर, तो आ गया √2 और √2 का स्क्वायर पूछा है, √2 का स्क्वायर 2, आंसर आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बोलो भाई हाँ या ना, बताओ यार जनता, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है, ऑल गुड। चलिए जी आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सर्कल C1 C2 बी अ सर्कल हैविंग सेंटर, ये तो सेम ही आ गया ना, सेम सवाल है, बाय मिस्टेक सेम सवाल है, सॉरी माफी चाहते हैं। अगला सवाल, लेट C बी अ सर्कल विद रेडियस √10 एंड सेंटर बी एट द ऑरिजिन, तो सेंटर ऑरिजिन है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रेडियस √10 है, √10 का स्क्वायर 10। Let the line this intersect the circle C at the points P and Q. Let MN be the chord of C of length 2 units and slope -1. Then a distance in units between chord PQ and the chord MN is. अच्छा, सवाल क्या क्या पूछा देखो जरा ध्यान से। बोला कि आपके पास एक सर्कल है, बना लिया सर्कल, फिर कहता है ये जो सर्कल है ना, इक्वेशन तो इसका दिया ही हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10। ये जो सर्कल है इस सर्कल को एक लाइन जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट द लाइन x प्लस वाई बराबर 2 इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट्स P एंड Q। तो 2 √3, हाँ, तो ये जो लाइन है ये लाइन है आपका x प्लस वाई बराबर 2, ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 2, ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, से फॉर एग्जांपल P और Q कह रहा है, यहाँ पे P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट MN बी अ कॉर्ड ऑफ C ऑफ लेंथ 2 यूनिट्स, MN इसका एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 2 यूनिट्स है एंड स्लोप -1 है, और उसका स्लोप क्या है वो -1 है। तो देखो इसका स्लोप क्या है, ये वाला जो लाइन हम बनाए हैं, तो x प्लस वाई बराबर 2, देखो इसका भी स्लोप -1 है, इसका भी स्लोप -1 है, क्योंकि इसको लिखोगे तुम कैसे y इक्वल्स टू -x प्लस 2, तो इसका स्लोप भी -1 है। तो अच्छा, इसका मतलब जो दूसरा कॉर्ड MN है वो इसके पैरेलल है, और पैरेलल है और कुछ ऐसा है, ये ऐसा मान लो कि ये इसके पैरेलल है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पर ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ऐसा कुछ इधर भी मान सकते हो तुम, हो सकता है MN इधर भी हो, मेरे को नहीं पता MN किधर होगा, तो ये हो सकता है MN इधर भी हो जाए, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। और इसमें कह रहा है कि ये 2 लेंथ का है, मतलब ये इसकी जो इंटरसेप्ट बना रहा है सर्कल से वो 2 यूनिट का है।
लेंथ 2 यूनिट्स। क्लियर, ये ऐसा बोल रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि इन दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी बताइए। चलिए बताते हैं, ध्यान से देखिए। देखो एक चीज तुम समझ पा रहे हो क्या, कि यहां पर ये है सेंटर, ओरिजिन भी है, ये सेंटर भी है। यहां से अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं 90 डिग्री, तो वो इसको आधे आधे में बांट देगा, इसको 1 और इसको 1 कर देगा। और अब मैं अगर इससे इसको जोड़ूं, तो ये तो रेडियस है इस ग्रीन सर्कल का, रेडियस पहले से दिया हुआ है √10, दिया है, हाँ जी दिया है। तो इस हिसाब से ये √10 और ये 1, तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो 10 - 1 √10 का स्क्वायर 10, 10 - 1 9, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 यूनिट्स, हाँ जी हो जाएगा। अच्छा, अब इस पे जो परपेंडिकुलर है वही परपेंडिकुलर तो इस वाले लाइन पे भी होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। हाँ होगा, हाँ जी होगा। तो ये भी परपेंडिकुलर है, और ध्यान से देखो तो फिर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब बात आती है कि फिर ये दूरी कितनी है। तो देखो ये जो लाइन था, ये लाइन था x + y = 2, इसका मतलब ये x एक्सिस को 2 पे काटा होगा और y एक्सिस को भी 2 पे काटा होगा, ऐसा ही होगा, हाँ जी। तो अच्छा ये 2 है, और ये वाला इंटरसेप्ट कितना होगा। तो देखो अगर ये 2 है और ये 2 है, तो ये 2√2 होता है। नहीं, ये ट्रायंगल में बाहर निकालता हूं, इसको ऐसे समझो कि अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है x + y = 2, तो ये भी 2 होगा बेटा, 0,2, और ये भी पॉइंट क्या होगा 2 0। तो इसका लेंथ 2√2 होगा। ये सारे समझ रहे हो क्या, यहां से यहां तक ये 2√2 होगा। तो अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, तो इसको परपेंडिकुलर इसको आधे आधे में बांटेगा। तो आधे आधे में बांटेगा मतलब ये √2 हो जाएगा, ये √2 और ये पूरा 2, तो 4 - 2 2, मतलब ये √2। हाँ, तो मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस √2 और ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस 3। तो ये 3 पे है, ये √2 पे है, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3 - √2, तो आंसर 3 - √2। हाँ जी, अरे बोलो, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 3 - √2 इज द आंसर। देखो 3 - √2 इज द आंसर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था, सिंपल था, समझ गए सारे। तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर 3 - √2। बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब बात करते हैं टाइप 5 मल्टी कॉन्सेप्ट। तो हमने टाइप 4 तक देख लिए जो मोस्टली पूछे जाते हैं। अब टाइप 5 जो मल्टी कॉन्सेप्ट, जो हमेशा JEE करता ही है, सबको मिक्स एंड मैच करके देता है। तो ये मिक्स एंड मैच में कैसे सवाल आते हैं, जैसे देखो ये सवाल है, कहता है एक सर्कल है जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में इंस्क्राइब कर दिया गया है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ है 12। ठीक है, अब तो ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल में डाला गया है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब द सर्कल इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर एक और स्क्वायर भी बना दिया गया। ऐसा, तो सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना दिया गया, और इस स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया और पेरीमीटर m और n है। तो आपसे पूछा है m + n² क्या होगा, कुछ ज्यादा ही दूर से पूछ दिया। अब तो मैं ऐसा करता हूं, पहले स्क्वायर गायब करते हैं, क्योंकि अगर इतना घिचर पिचर करेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले सर्कल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो तुम सारे समझ पा रहे हो क्या, ये 12 12 12 इक्विलैटरल है। तो ये से फॉर एग्जांपल ABC और ये पॉइंट D, तो मैं AD का लेंथ जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। तो ये बड़े आराम से 6√3 आ जाएगा। अब वैसे ही यहां पर जो इसका सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर, जो कि ट्रायंगल के लिए सरकम सेंटर होगा। तो आप ये बात जानते हो क्या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, सब एक ही पॉइंट होता है। हाँ, तो ये जो इन सेंटर है, ये वही पॉइंट होगा जो सेंट्रॉइड होगा। तो अगर ये सेंट्रॉइड है, मतलब सेंट्रॉइड तो इसको 2:1 में बांटता है, ऐसा ही करता है। तो सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटेगा। तो अगर 6√3 को तुम 2:1 में बांटोगे तो कैसे बांटोगे, ये हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा 4√3, और बचा हुआ ये हो गया 4√3, और ये हो जाएगा 2√3। मतलब इस सर्कल का रेडियस अपने को मिल गया 2√3। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब इस सर्कल का रेडियस मिल गया, और सर्कल में एक ही पैरामीटर होता है रेडियस, उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है।
तो अब मैं इधर आता हूं और अब मैं सर्कल पे बात करता हूं। ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर, ठीक बात। अब एक बात बताओ, इस सर्कल के अंदर जो स्क्वायर बना हो तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा, मानते हो इस बात को? हाँ जी। तो इस डायमीटर का लेंथ क्या होगा? तो इस डायमीटर का लेंथ होगा आपका, रेडियस हमने क्या निकाला था? रेडियस हमने निकाला था 2√3। तो अगर 2√3 रेडियस है तो डायमीटर उसका हो जाएगा 4√3। और एक बात बताओ, इसका साइड लेंथ अगर ए मानूं स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड लेंथ ए होता है, तो डायमीटर कितना, सॉरी डायगोनल कितना होता है? तो डायगोनल √2a होता है। तो √2a बराबर 4√3 है। सही है? हाँ जी सही है। तो a की वैल्यू यहां से इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2√6। तो हमारा साइड लेंथ आ गया स्क्वायर में 2√6। अब यहां पर हमसे ये साइड लेंथ नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि भैया स्क्वायर जो है ना आपके पास, उसका एरिया m है और पेरीमीटर n है। तो एरिया क्या होता है भाई? तो m की वैल्यू होती है साइड स्क्वायर, मतलब 2√6 का स्क्वायर, मतलब 4 × 6 24। और n जो है वो होता है 4 × साइड, यही होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब 4 × 2√6, 4 × 2√6 मतलब 8√6। अब हमसे पूछा क्या? m + n का स्क्वायर, तो हम क्या वैल्यू बताएंगे? 24 + n स्क्वायर मतलब 8। हमसे ये पूछा ना, n इज द पेरीमीटर, तो 8√6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4, 6 यहाँ से निकाल लिया, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68, 6 × 68, 8 × 6 = 48 का 8, मतलब 4 × 6 = 36, 4 408। ठीक है? क्यों भाई, समझ में आया? सर्कल का सवाल था, मजेदार सवाल था, पूरा ज्योमेट्री घुसेड़ दिया इन लोगों ने। क्लियर? समझ गए? बढ़े आगे? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर, अगर समझ गए तो। अब देखो ये सवाल, यही सवाल की मैं जिक्र कर रहा था एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। अब देखो ये सवाल में क्या कहा कि एक सर्कल है जो 2,0 से पास कर रहा है, हैव इट्स सेंटर एट द पॉइंट h, के, ठीक। लेट xc एंड yc बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, ठीक है। If h is equals to limit c tends to 1 of xc and k equals to limit c tends to 1 of yc, तब देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा? भैया मजा ही आ जाएगा, मतलब पहले तो बच्चे को समझ नहीं, हवा ही नहीं लगेगा हुआ क्या यहाँ पे। तो चलो मैं बताता हूँ, ये बहुत सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए सवाल पूछा है। अब ये सवाल क्या है, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखो। सवाल में पहले क्या बोला कि सर्कल यहां से पास कर रहा है, इसका सेंटर यहां पर है, ठीक है। अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम सर्कल बना नहीं सकते अभी। फिर कहता है XC और YC पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, तो इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लो, क्योंकि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो हमारे पास है 3x 5y 2 + cx और 5c²y। तो यहाँ 5y है, यहाँ 5c²y है। ऐसा करते हैं, पहले वाले इक्वेशन को c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 3c²x + 5c²y बराबर c²। और यहाँ पर है 2 + c टाइम्स x + 5c²y बराबर का 1। दोनों का माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 3c² 3c² - 2 - c, 3c² - c - 2 टाइम्स x, ये दोनों तो कट गए, और बराबर c² - 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3c - 2, ये x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है c² - 1 डिवाइडेड में, ये फैक्टराइज होगा क्या? 3c² - 3c + 2c, तो -3c + 2c, हाँ जी हो रहा है। तो 3c और +2 और इंटू c - 1, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो -2, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तब तो बहुत सिंपल है कि 3c + 2 और c - 1, ये c² - 1 है, तो c - 1 c + 1, तो यहाँ से c - 1 c - 1 निपट गया, तो आंसर आ गया c + 1 बटा 3c + 2, ये हो गया x। क्लियर? अब जैसे ही ये x आया अपने पास, जैसे ही ये x आया, ये x आने के बाद हम इसकी वैल्यू x कहीं पुट कर देते हैं तो y भी आ जाएगा। जैसे y यहाँ से निकल सकता है, y = क्या है 1 - 3x, 5y क्या हो जाएगा 1 - 3x, 1 - 3x, तो 1 - 3x की जगह पे 3x की जगह पे c + 1 बटा 3c + 2, तो इसको इधर भेजो,
तो ये हो जाएगा 3c माइनस 3c, तो यहाँ बचेगा 2 और -3, तो 2 - 3 बटा में 3c + 2, और ये है 5y। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1/5 टाइम्स 3c + 2। ठीक है, तो ये आ गया, तो y भी आ गया, x भी आ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो y और x आया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां कह रहा था लेट xc एंड yc बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमने जो वैल्यू निकाली है ये वैल्यू xc की है। xc की वैल्यू क्या है? c + 1 बटा 3c + 2, और yc की वैल्यू क्या है? yc की वैल्यू है -1 बटा 5 टाइम्स 3c + 2। ये है xc और yc। अब क्या कह रहा है कि h जो है ना आपका, ये xc का आपका जो भी वैल्यू आया वो यहां डाल दीजिए और उसमें लिमिट c टेंड्स टू 1 कराइए। मतलब ये जो वैल्यू है इसमें c की वैल्यू 1 डालनी है, वो निकलेगा h। तो अब मैं यहां से h निकाल सकता हूं, लिमिट c टेंड्स टू 1, और xc है क्या? xc है हमारा c + 1, c + 1 अपॉन 3c + 2। तो यहाँ पे c1 डालोगे तो 1 + 1 2, ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है नहीं तो कोई टेंशन नहीं लेना। 1 डालोगे तो 2, और यहाँ 1 डालोगे तो 5, तो 2/5। तो h आ गया 2/5। k की बात करते हैं, लिमिट c टेंड्स टू 1, c टेंड्स टू 1 आया, और yc डालना है, yc में डालना है तो k, तो yc में डालोगे तो यहाँ पर -1/5 टाइम्स 3c + 2, इसमें पुट करो तो हो जाएगा -1 5 टाइम्स, और यहाँ 1 डालोगे तो 3 + 2 5, तो ये हो गया -1/25। तो हमारे पास h आ गया, k आ गया। हाँ जी, h और k आ गया। अब अपने को इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा ध्यान से देखो, इस सर्कल का सेंटर अपने को पता चल गया h और k, सर्कल यहां से पास कर रहा है ये पता चल गया, तो इक्वेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, अच्छा यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया इन लोगों ने। देखो ये ऐसे आएगा, सर्कल का इक्वेशन होगा x - h का होल स्क्वायर, तो x - h क्या है? -2/5 का होल स्क्वायर, प्लस y - k का होल स्क्वायर, तो k क्या है? -1/25, तो +1/25 का होल स्क्वायर, बराबर रेडियस स्क्वायर। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। रेडियस अपने को नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर्कल 2,0 से पास कर रहा है, सर्कल क्या कर रहा है? 2,0 से पास कर रहा है, तो यहाँ 2 डालो और यहाँ 0 डालो। तो 2 डालोगे तो 2 - 2/5, तो 5 दूनी 10 - 2 8, 8/5 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 0 डालोगे तो 1/25 का होल स्क्वायर, बराबर का रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस आ गया, ये रेडियस आप वहां पे डाल दीजिए और इक्वेशन आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन मैं नहीं निकाल रहा हूं, बट इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, क्यों भाई, सबको समझ में आया कैसे बनेगा? तो थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक सवाल था, ऐसा सवाल जो जनरली पहले कभी नहीं दिखाया, हमें नहीं देखे हैं हम लोगों ने, तो वो सवाल ऐसा था, बट फिर भी बन गया, बढ़िया सवाल था। मजा आया सबको? सर सिर्फ गदर सीरीज से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्या? भाई ओम, हमें तो बिल्कुल लगता है कि होंगे, बच्चे भी यही कह रहे हैं हो रहे हैं। अब आप लगा के देखिए आपके हो रहे हैं कि नहीं। क्लियर? चलिए भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सवाल भी हो गया, एंड आई गेस दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड द सेशन। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अब मुलाकात होगी फ्राइडे को, जहां हम लोग आखिरी टॉपिक करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके साथ हमारा गदर सीरीज का समापन होगा। और उसके बाद हम लोग अगला जो सीरीज करेंगे वो है महा मैराथन का सीरीज, जहां पर खूब लंबे लंबे देर के सेशंस होते हैं, और आप JEE के लिए फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज देते रहिए, बढ़िया से टेस्ट लगाइए, और इस टेस्ट से आपका काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।